आदरणीय चेयरपर्सन एवं सेक्रेटरी, आज के संगोष्ठी के माननीय सभापति जी एवं पैनल मेंबरान, सब लोग के सम्मानित संपादक गण एवं लेखक गण, इस प्रोग्राम में उपस्थित अन्य विद्वान एवं बुद्धिजीवी गण और श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं सब लोग द्वारा आयोजित इस वेब संगोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस परिचर्चा के होस्ट सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं सब लोग से परिचय कराना चाहूँगा। सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो श्री के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के खूबसूरत शहर पूर्णिया में हेडक्वार्टर्ड है। श्री सब हिमालयन क्षेत्र में शोध, विचार विमर्श, शिक्षा, समाज एवं लोगों के भलाई के लिए समर्पित है, जो रेगुलरली सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंस, लेक्चर, मेमोरियल लेक्चर, बुक डिस्कशन, ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, डेवलपमेंट डायलॉग और रिसर्च प्रोजेक्ट्स इत्यादि जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है। आज के दूसरे होस्ट सब लोग एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका है, जो कई वर्षों से विलक्षण लेखों, विश्लेषण एवं विचारों को प्रकाशित करते रहा है। सब लोग ने हिंदी में विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है। अब मैं आज के संध्या के इस प्रोग्राम के बारे में हाइलाइट्स देना चाहूँगा। परिचर्चा की शुरुआत में सब लोग के संपादक किशन कालजई जी आज के विषय वस्तु को इंट्रोड्यूस करेंगे। उनके बाद सब लोग के संयुक्त संपादक प्रकाश देवकुलिस जी इस मासिक पत्रिका के फरवरी अंक पर प्रकाश डालेंगे। तदुपरांत पैनल डिस्कशन प्रारंभ होगा। सबसे पहले डॉक्टर शिवांगी शंकर अपने विचारों को रखेंगे। उनके बाद डॉक्टर विनय कुमार आज की विषय वस्तु पर प्रकाश डालेंगे। तदुपरांत हम लोग डॉक्टर राजचंद्र झा के विचारों से रूबरू होंगे। उसके बाद फ्लोर को क्वेश्चन आंसर के लिए खोला जाएगा। पैनल मेंबरान के अलावा हमारे बीच कई और अन्य विद्वान भी मौजूद रहेंगे। इस सेशन में वे लोग भी अपने विचारों को रख सकते हैं। संगोष्ठी का अंत सभापति जी के अध्यक्षीय भाषण एवं वोट ऑफ थैंक्स से होगा। अब मैं आज के संगोष्ठी के पैनल मेंबरान को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आज के पैनल में मौजूद डॉक्टर शिवांगी शंकर एक मेडिकल डॉक्टर और सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता हैं, जो स्वास्थ्य अनुसंधान और कार्यान्वयन में अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाती है। वह मातृ बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, लिंग आधारित हिंसा, जलवायु संकट से उबरने की क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता पर काम करती है। उनका अनुभव शोध, नीति वकालत और अंतर्विज्ञान सहयोग में है। शिवांगी जी वर्तमान में इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में टेक्निकल एडिटर हैं। आपका आज की संध्या के मंच पर स्वागत है मैम। आज के हमारे दूसरे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट डॉक्टर विनय कुमार जी हैं। डॉक्टर विनय एक प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर के अलावा कवि और लेखक भी हैं। उनका काव्य, काव्य नाटक, गजल संग्रह एवं मनोसामाजिक विमर्श प्रकाशित है। चिकित्सा एवं साहित्य क्षेत्र में उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे कि डॉक्टर रामचंद्र एन मूर्ति सम्मान, अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन का डिस्टिंग्विश्ड फेलो सम्मान, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान एवं बनारसी दास भोजपुरी सम्मान इत्यादि। डॉक्टर विनय विभिन्न संगठनों से सम्मानित रूप से जुड़े रहे हैं, जैसे कि इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इत्यादि। वर्तमान में वे पटना में मनोचिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का आज के इस संगोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के पैनल में हमारे बीच वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजचंद्र झा जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर झा एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं, जिनका चिकित्सा सेवा के साथ पत्रकारिता, साहित्य, दर्शन, इतिहास, धर्म, खेलकूद एवं सामाजिक राजनीतिक विषयों में गहरी अभिरुचि है। एक चिकित्सक के रूप में वे समाज के वंचित तबके की सेवा में समर्पित रहते हैं। वर्तमान में वे रांची में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी आज की संध्या की इस गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी माननीय पैनल मेंबरान एवं अतिथियों का एक बार फिर से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। अब मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि संगोष्ठी को आगे बढ़ाने के लिए परमिशन दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करें रमन जी। जी। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है और
मेरे ख्याल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे सब लोग ने ये इनिशिएटिव लिया है। आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे और बातचीत को अभी शुरू की जाए। रमन जी। जी सर। अब मैं किशन कालजे जी से आग्रह करूंगा कि विषय पर भी इसको रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी और मित्रों, नमस्कार। इसे दुर्योग ही कहा जाए कि स्वास्थ्य सेवा और नैतिकता स्वास्थ्य सेवा में नैतिकता और व्यापार पर बातचीत के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज ही मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है। मैं 2-3 दिन से सर्दी खांसी से बहुत परेशान रहा। आज गंगा मुक्ति आंदोलन का राष्ट्रीय सम्मेलन होना था यहाँ से 25 किलोमीटर दूर कहलगांव में। मैं जा नहीं सका, लेकिन मैं आप लोगों को मिस नहीं करना चाहता था, और इस कार्यक्रम को भी इसलिए मैंने अपने को बचा के रखा कि शाम में आप लोगों के साथ हो सके। मुझे लगता है कि जीवन में स्वास्थ्य का सबसे अधिक महत्व है। इसलिए अभी नहीं बल्कि वैदिक काल से ही स्वास्थ्य के सार्वजनिक सेवा की चर्चा होती रही है। यहाँ तक कि अथर्ववेद में भी चर्चा है। महाभारत में एक प्रसंग है कि भीष्म पितामह ने पांडवों के जो सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को राजत्व का जब ज्ञान दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने उन्हें यह बताया कि अच्छे वैद्यों की नियुक्ति और औषधीय पौधों की उपलब्धता सहज कराना जो राजधर्म में शामिल है। मुगल काल में भी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति थी वो सुरक्षित रही। अपने यहाँ का खेल बिगड़ा है अंग्रेजों के आने के समय से। मुझे लगता है कि डॉक्टर को आज से नहीं, मुझे लगता है कि सदियों से भगवान के रूप में देखा जाता रहा है। डॉक्टर भगवान की तरह है। वो कितनों की वो जान बचाते हैं, जिस निष्ठा और उस समर्पण से वो चिकित्सा सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन नई आर्थिक नीति आने के समय जब कारपोरेटीकरण का जमाना बढ़ा, तो मुझे लगता है कि वही वो दौर था जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में भी व्यापार की एंट्री हुई। और उसने इस पेशे को ही सिर्फ नहीं बल्कि डॉक्टरों को भी बदनाम किया। और ऐसा नहीं कि इस बदनामी में डॉक्टर निर्दोष रहे। यह जरूर हुआ कि निर्दोष डॉक्टरों को भी, जो जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको भी इस छवि का नुकसान भुगतना पड़ा। इसलिए यह अकारण नहीं कि लोक में यह व्याप्ति है कि सरकारी अस्पताल में आपकी समुचित चिकित्सा नहीं हो सकती है, और प्राइवेट अस्पताल में चिकित्सा के लिए लोगों के पास पर्याप्त पैसे नहीं है। आप प्राइवेट अस्पताल में अगर जाएं तो अभी पहला सवाल यह नहीं होता है कि आपकी बीमारी क्या है, आपको कष्ट क्या है। सवाल यह होता है कि आपके पास इंश्योरेंस का कार्ड कौन सा है, उसकी कीमत क्या है, उसकी ताकत क्या है, और उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा की तैयारी होती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आम आदमी इस देश में, जहाँ गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है, उनके लिए यह स्थिति बहुत मारक बनी हुई है। बिहार के एक आंकड़े से आप देखें कि बिहार में एक खबर मैं देख रहा था कि यहाँ सरकारी जो पद हैं वो लगभग सृजित हैं 21,755। उसमें 8,000 पद अभी खाली बताए जा रहे हैं। यहाँ 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। और सरकारी कॉलेज में हर वर्ष 1490 स्टूडेंट, और प्राइवेट कॉलेज में हर वर्ष 1150 स्टूडेंट एडमिट होते हैं। औसतन 2640 स्टूडेंट हर वर्ष तैयार हो रहे हैं। ये डॉक्टर, इतने डॉक्टर तैयार हैं, तो आखिर ये जाते कहाँ हैं अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो? ये बहुत ही
चकित करने वाला ये आंकड़ा है। और डॉक्टर अगर अस्पताल में चले भी जाएं तो वहां होगा क्या? एक आदर्श स्थिति बताई गई है कि हर 1,000 आदमी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। WHO का शायद ये निर्देश या उनका सुझाव है। लेकिन यहाँ 22,000 आबादी पर एक डॉक्टर है। बल्कि तमिलनाडु की स्थिति बेहतर है कि जिसकी आबादी यहाँ बिहार की आबादी से आधे से थोड़ा ही ज्यादा है, लगभग 7-8 करोड़ के बीच में है। बिहार की आबादी तो 13 करोड़, लेकिन वहाँ 39 मेडिकल कॉलेज, डॉक्टरों की संख्या भी उस हिसाब से वहाँ बहुत ज्यादा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो सिस्टम में अच्छी तरह से डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर अगर आ भी जाए तो अगर दवाई अगर आप खोजना चाहें तो वहां दवाई नहीं मिलती है। और कई बार मेरा निजी अनुभव भी है कि सरकारी अस्पताल में जो दवाइयां दी जाती हैं वो उतना असरकारक नहीं होती हैं। इस पर आज के पैनल में सभी डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, वो इस बात पर रोशनी डालेंगे। ये डॉक्टर ही ये सजेस्ट करते हैं। वो जो सरकारी एक दवाई दुकान है जन औषधि करके, कि उसकी दवाई बहुत असरकारक नहीं होती है। इसकी वजह क्या है ये तो रिसर्च और शोध का विषय है। लेकिन यह तय है कि संकट ये आम आदमी के लिए ये चौतरफा है। ऐसे में आदमी क्या करे? और इस संकट से ऐसा नहीं है कि उबरने इस गोष्ठी को समाप्त करते करते हमारे पास कोई समाधान हो जाएगा। हमें आगे भी इसको झेलना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर एक वैचारिक स्थिति बने कि आखिर भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में, भारत जैसे गरीब देश में, और भारत जैसे यहाँ इतने प्रतिभाशाली डॉक्टरों के देश में रोगी अगर इलाज के अभाव में मर रहे हैं, और कारपोरेट इसकी पूरी इसको एक तरह से सिस्टम को चूस रहा है कि आप MR की तरफ से अब डॉक्टरों को महंगी दवाई लिखने के लिए प्रेरित करना या उन पर दबाव बनाना। वो जो नेटवर्क है, कई डॉक्टरों की तो जान चली गई है जब उन्होंने ड्रग माफिया की बात नहीं मानी तो उनकी जान तक गई। तो ये जो संकट है डॉक्टरों के पास, थोड़ी कुछ कोई कहानी कहीं कुछ बनती है, डॉक्टरों की लापरवाही, तो उनकी समझिए कि जान पर आफत आ जाती है। उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। अब एक तरफ है कि उनकी चलिए लापरवाही है, और जो जिनकी चलिए लापरवाही नहीं है भुगतना उनको भी पड़ता है। तो ये जो मिला जुला के एक बहुत ही कंपाउंड प्रॉब्लम जैसा ये है। इससे क्या रास्ता निकले? मुझे लगता है कि इसी सवाल को ध्यान में रखकर हम लोगों ने यह विषय तय किया था, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण 8-10 लेख आए हैं। अभी श्री प्रकाश जी उसके बारे में आपको बताएंगे कि किस लेख में क्या है। और उस लेख में जो नहीं आया है वो आज के जो पैनल में जो लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत में वो बातें आएंगी, जिससे ये गोष्ठी थोड़ी समृद्ध होगी, और आपके सवालों से भी और आपकी टिप्पणियों से भी ये गोष्ठी समृद्ध होगी। धन्यवाद। रमन जी, अगले वक्ता जी को आमंत्रित करें। सर, प्रकाश देवपुलिस जी को उनसे आग्रह किया जाता है कि काइंडली फरवरी अंक पे अपना विचार रखें। नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट और कार्यक्रम में शामिल सभी चिंतक और सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। सब लोग के फरवरी अंक में विषय था स्वास्थ्य सेवा में बाजार और नैतिकता। तो इस विषय पर जो लेख आए उनसे जो विचार बनते हैं उनका एक सार संक्षेप प्रस्तुत है। इसमें पहला लेख था डॉक्टर ऋतुप्रिया का, जो JNU में जन स्वास्थ्य की पूर्व प्रोफेसर हैं। उन्होंने आधुनिक चिकित्सा पद्धति बनाम अन्य चिकित्सा पद्धतियों जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी आदि का मुद्दा उठाया है, और ये निष्कर्ष दिया है कि सही चिकित्सा के लिए इन विभिन्न ज्ञान परंपराओं में आपसी संवाद आवश्यक है। एक लेख था IIT हैदराबाद में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर सौरभ टोडरिया जी का।
उन्होंने रोग और बीमारी के अंतर को स्पष्ट किया है। रोग यानी डिजीज और बीमारी यानी इलनेस। जहां रोग का निर्णय कुछ जांच और रिपोर्ट के आधार पर हो जाता है, वहीं बीमारी का संबंध रोगी की मानसिक अवस्थाओं जैसे डर, तनाव, भविष्य की असुरक्षा आदि से है। तो आवश्यकता है कि चिकित्सा के लिए इनकी तह में जाया जाए। डॉक्टर A.K. अरुण का एक लेख है। डॉक्टर A.K. अरुण राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। उन्होंने बताया है कि भारत के करीब 67% यानी 67% अस्पताल, 63% दवाखाने और 78% यानी 78% डॉक्टर निजी क्षेत्र में है या कॉरपोरेट क्षेत्र में है। अब सरकारी सेवा, जो शेष स्थिति सरकारी सेवा की है, उसकी प्रभावहीनता ऐसी है कि गरीब भी निजी क्षेत्रों में इलाज कराने के मजबूर होते हैं और अंततः वे कर्ज में डूब जाते हैं। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय हैदराबाद में पॉलिएटिव केयर की कंसल्टेंट डॉक्टर शारदा लिंग राजू ने इच्छा मृत्यु अर्थात यूथनेजिया और पॉलिएटिव केयर के संबंध में महत्वपूर्ण नई जानकारियां दी हैं और इनकी विस्तृत विवेचना की है। SGPGI के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन ने मानसिक शारीरिक चिकित्सा अर्थात MBM, माइंड बॉडी मेडिकेशन का महत्व बतलाया है। वे बताते हैं कि विचार, भावनाओं आदि का मस्तिष्क के कुछ जरूरी हिस्सों से संबंध है और इसलिए विचार भावनाएं भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और ध्यान, योग या सकारात्मक संकल्पना अर्थात पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हमारे अच्छे स्वास्थ्य निर्माण में कारीगर भूमिका निभा सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की एसोसिएट प्रोफेसर हरप्रीत कौर जस कहती हैं कि जब हम अस्पतालों में होने वाले खर्च, निजी क्षेत्र की भारी भरकम बिलिंग और ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति देखते हैं, तब महसूस होता है कि इलाज सुलभ कराना कितनी बड़ी चुनौती है। उसी तरह SRM यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर सपना मिश्र ने अपने विचार रखे हैं। वो लिखती हैं कि एक और सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार और दवाओं की कमी जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे और दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना होगा कि निजी क्षेत्र अपने लाभ के लिए मरीजों के साथ दुराचार न करे। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर पुष्या ए गौतम बताती हैं कि चरक संहिता में एक अच्छे चिकित्सक के गुणों में सबसे पहले दया और समानुभूति अर्थात एम्पैथी का उल्लेख किया गया। इसलिए डॉक्टरों से सबसे पहले इसकी अपेक्षा की जाती है और की जानी चाहिए। महात्मा गांधी प्राकृतिक जीवन विद्यापीठ सेवाग्राम के अध्यक्ष नारायण भाई भट्टाचार्य ने बताया है कि महात्मा गांधी की प्राकृतिक चिकित्सा कितनी कारगर है तथा पुणे के उरली कांचन में महात्मा गांधी द्वारा 1946 में स्थापित प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल अभी भी प्रभावी है। जन स्वास्थ्य शोधकर्ता डॉक्टर शिवांगी शंकर आज हमारे पैनलिस्ट हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि आज इलाज, जिसकी चर्चा किशन जी ने आरंभ में की थी, कि आज इलाज चिकित्सा शास्त्र की जगह बीमा अर्थात इंश्योरेंस आधारित होने लगा और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवा के निजी हाथों में जाने पर भी उन्होंने गंभीर प्रश्न उठाया। आज के हमारी संगोष्ठी के अध्यक्ष वरिष्ठ समाजशास्त्री और JNU के प्राध्यापक डॉक्टर मणिन्द्रनाथ ठाकुर ने आधुनिक चिकित्सा शास्त्र से जुड़े संस्थानों के अनुभव के आधार पर ज्ञान की राजनीति की आलोचना की है, अर्थात आधुनिकता ने जिस ज्ञान का सृजन किया है उसकी आधारभूत समस्याओं की विवेचना की है। उन्हें हम आज उनके अध्यक्षीय भाषण में भी सुनेंगे। तो ये सब लोग के इस अंक का सार संक्षेप था। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश देव कुली जी। अब हम लोग शिवांगी जी से आग्रह करेंगे कि पैनल डिस्कशन की शुरुआत कीजिए।
सभी को मेरा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद इतने वरिष्ठ और जानकार लोगों के साथ मुझे यहाँ जगह देने के लिए। काफी बातें शुरू में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं और ये एक अच्छी जगह है शुरुआत करने के लिए। लेकिन नैतिकता और बाजार का जो मुद्दा है स्वास्थ्य सेवा में, उसमें जाने से पहले हम थोड़ा सा संदर्भ देना चाहेंगे और शायद हम पूरा संदर्भ ही दें। तो उसके लिए मैं पहले बता दे रही हूँ। पहला मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जब बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, तो हम उसे एक मानवाधिकार की तरह देखें। अक्सर नहीं देखते हैं हम वो, एज पेशेंट्स भी नहीं देखते हैं, एज डॉक्टर्स भी नहीं देखते हैं, और शायद आम जनता भी नहीं देखती है। और उसको मानवाधिकार के रूप में देखने के लिए मतलब कुछ उदाहरण मैं दे रही हूँ कि कहाँ वो मानवाधिकार, उनका उल्लंघन कैसे हो रहा है। अभी हाल फिलहाल की चर्चा करें कुछ घटनाओं की। मुझे लगता है 10 दिन भी नहीं हुए हैं, ये एनजीटी का रिपोर्ट आया है जिस पर कि अभी काफी चर्चा हो रही है कि गंगा का जो पानी है वहां पर महाकुंभ में, वो उसका जो लेवल है वो बिल्कुल नहाने के योग्य तो बिल्कुल ही नहीं है। उसको उसके पास जाना भी नहीं चाहिए। ढंग से डेटा भी नहीं है हमारे पास कि उसमें कितना फीकल कोलिफॉर्म मैटर है, क्या इन्फेक्शन का लेवल है, हमें कुछ मालूम नहीं है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जाएं उसमें, और जरूर जाएं, लोग पूजा पाठ करें, उन्हें जो इच्छा है करें, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई है एक सरकार की ओर से। और लोग उसमें जो जा रहे हैं, कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने को भी मिला है। और शायद आप लोग भी जान रहे होंगे लोगों को, तो आपको भी मालूम पड़ा होगा, स्किन के इश्यूज, कई तरह के गट इश्यूज, आपके बहुत सारी इश्यूज अभी सुनने को आ रही हैं। ये एक उल्लंघन मेरे हिसाब से है उस मानवाधिकार का, कि मुझे जानकारी नहीं है कि यहाँ पर जाने से मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और मैं अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही हूँ वहां पर जा करके। ये एक रीसेंट उदाहरण हुआ। दूसरा जो मैंने ऑलरेडी लिखा है, अभी आपने पॉइंट आउट भी किया, इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस का मैं जब इंटर्न थी तब नया नया आयुष्मान भारत बहुत एक बड़े रूप में आया था। हालांकि उसके पहले भी इंश्योरेंस रहे हैं, लेकिन आयुष्मान भारत ने काफी टेक ओवर किया है और उसकी मार्केटिंग भी काफी ऐसी रही है कि सब कोई जानते हैं आयुष्मान भारत के बारे में। सेवाएं कैसे लेनी है उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, और क्या सेवाएं नहीं मिलेंगी ये भी नहीं जानते हैं। तो उस पर मैं 2 मिनट बताना चाहूंगी कि वो एक लिस्ट पर आधारित है। उसमें लिखा हुआ है कि आपके ये लक्षण है, या ये बीमारी है, या ये एक्सीडेंट है, उस हिसाब से आपको सेवा मिलेगी। और उसके कुछ पैसे उसमें निर्धारित हैं, उतने ही पैसे मिलेंगे हॉस्पिटल को वो काम करने के लिए। सरकारी में भी मैं जब इंटर्न थी तो हमारा काम होता था दौड़ना कि किसी का आयुष्मान भारत पूरा हुआ है या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या वो इंसान ये सेवा ले पाएगा या नहीं। इंसान को अक्सर एक बीमारी, एक लक्षण नहीं होता, इंसान पूरा इंसान होता है, उसके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स अलग अलग फंक्शन नहीं करते हैं। ऐसे में इंश्योरेंस मॉडल काफी दिक्कतें खड़ा करता था। काफी लोगों को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो कहते हैं कि अपने जेब से पैसे देने पड़ते थे। और ये सरकारी हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर कि अक्सर ऐसे ही लोग जाते हैं जो कि बिल्कुल मजबूर होते हैं। बहुत कम पढ़ी लिखी जनता एक कोशिश करती है कि ना जाना पड़े। ये एक दूसरा हुआ। और प्राइवेट में इसका अगर मैं बताऊं आपको, तो प्राइवेट में कई जगहों पर आपको, एक तो अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंसी है, वो उसमें लिख देते हैं कि ये वाला ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा इस कार्ड पर। तो ऐसे कई ट्रीटमेंट हैं। तो ये सच्चाई नहीं है कि ढंग से वो जो आयुष्मान भारत या कोई भी इंश्योरेंस हो, वो पूरी तरीके से कवर कर रहा है। तो अगर हम देखें कि जो कल्पना की गई थी भारत के हेल्थ सर्विसेज की, उसमें क्या हमने इंश्योरेंस के बारे में सोचा था? नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा था। उसमें था कि फ्री एट सर्विस, क्योंकि उस समय भी हमारी गरीबी ऐसी ही थी, इससे बदतर थी बिल्कुल। बट अभी भी गरीबी ऐसा नहीं कि गायब हो गई है देश में। और आदमी जब बीमार पड़ता है तो उसमें काफी खर्चे आते हैं, ऐसा मैंने भी पर्सनली झेला है, काफी लोगों ने भी झेला होगा। तो ऐसे में अ, अगर आप इसको मानवाधिकार मान रहे हैं, तो आप इसको एक इंश्योरेंस से जोड़ करके पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये एक
और तरीका है जिससे कि उल्लंघन हो जाता है, कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप किस तरह का ट्रीटमेंट पा रहे हैं, उसमें अंतर पड़ जाता है। और आपके पास सब कुछ आयुष्मान भारत के सारे कागज हैं, बिल्कुल आप फिट बैठ रहे हैं उसमें, उसके बावजूद कई अस्पतालों में आपको अपने जेब से खर्च करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि वो अस्पताल ही खुद में सक्षम नहीं हो पा रहा है। अस्पताल खुद में सक्षम नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकारी अस्पतालों के फंड कट्स हो रहे हैं, बहुत सारा करप्शन भी है। अब इसका मैं पूरा एनालिसिस नहीं दे पाऊंगी अकेले अभी, लेकिन ये कई कारण जो मैंने सामने से देखे हैं वो मैं बता सकती हूँ कि आपका जब आपके पास है ही नहीं सिरिंजेस तो उस पेशेंट को देना ही पड़ेगा। जस्ट एक सेकंड होल्ड करें, सॉरी। ओके, तीसरा जो रीसेंट चीज हुआ है, आप प्लीज अपना फोन म्यूट कर लेंगे जी। अभी यूएस में हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है, लेकिन हमें अफेक्ट कर रहा है। कई सारी संस्थाओं को बंद किया जा रहा है। यूएसएड हालांकि इंडिया में डायरेक्ट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा था, अच्छी बात है, तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं उसका इम्पैक्ट है बहुत सारे सर्विसेज पर, लेकिन कई सारे प्रोग्राम्स में टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा था यूएसएड। शायद हम संस्था से अग्री नहीं करते हैं, यूएसएड के भी हजार प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल, लेकिन जब ऐसे अचानक से स्थगित कर दी जाती है कोई भी सेवा, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर। यूएसएड अकेले नहीं रोकी गई है, रिसर्च के काफी सारे जो उसके ऑर्गेनाइजेशन है उसको रोका जा रहा है। जो कई सारे एचआईवी के प्रोग्राम्स है उसको रोका जा रहा है, दवाइयां नहीं मिलेंगी। ये एक तीसरा है। ये अगर यूएसएड की तरफ से रोक रहा है, तो अगर हम मानवाधिकार के रूप में देख रहे हैं इसको, तो भारत के लिए मेरे हिसाब से ये सवाल बनता है कि क्या मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है किसी को वो सेवा न मिल पाना, चाहे वो यूएसएड की वजह से हो या किसी की भी वजह से हो। यहाँ पर एट सर्विस पॉइंट क्या एक जरूरत में जो इंसान खड़ा है, क्या उसका ये अधिकार नहीं बनता है कि उसको ये सेवाएं मिलें। इससे जुड़ी एक पिछली खबर मैं दूं, ये यूएसएड या किसी के कारण नहीं हुआ था, इंडिया में ही हुआ था। टीबी की दवाएं खत्म हो गई थी। टीबी जो रेजिस्टेंट ड्रग्स होते हैं, टीबी रेजिस्टेंट केसेस वाले, वो अक्सर पहले भी होते थे शॉर्टेजेस। इस बार जो सेंसिटिव वाले हैं, वो भी ड्रग्स जो कॉमन ड्रग्स हैं वो भी खत्म हुए थे पिछले साल, या अगर मुझे कोई करेक्ट करना चाहे तो प्लीज करें, बट पिछले साल की खबर है ये। बहुत इसको दबा दिया गया था खबर को। टीबी की दवाएं रुक गई हैं। टीबी एक ऐसी बीमारी है जहां पर कि लोग अक्सर दवा छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं कि कुछ दिन बाद ठीक हो जाते हैं लोग, और मतलब महसूस नहीं होता है, और उसके जो दवाइयां हैं वो काफी साइड इफेक्ट्स भी होती हैं उसकी, तो लोग लेना नहीं चाहते हैं। अब ऐसे में आप बीच में दवा मिलना अगर बंद हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि वो इंसान अपना कोर्स किस तरीके से पूरा करने के लिए मोटिवेटेड होगा या नहीं होगा। और टीबी आज भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इशू है पूरे देश भर में। अच्छा, टीबी से जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम है कि टीबी में न्यूट्रिशन एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। जहां पर न्यूट्रिशन पुअर है वहां पर टीबी भी ज्यादा होता है अक्सर, और टीबी हो जाने से भी आपका जो वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग होता है, आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो आपको ऊपर से खाने पीने की जरूरत होती है, जिसके लिए कि बहुत यत्न के बाद अभी जो है सो 1,000 रुपए मिलने शुरू हुए हैं लोगों को, ताकि वो टीबी के साथ साथ वो कुछ न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा मिल जाए। ये जो 1,000 रुपए मिलते हैं ये एक डायरेक्ट बेनिफिट, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है उसको नहीं मिलेगा, या तो वो कहीं से बैंक अकाउंट का जुगाड़ करे तभी उसको मिलेगा। अगेन, क्या ये मेरे मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? मैं बीमार हूं, मुझे खाने की जरूरत है, मेरी स्थिति अभी जैसी भी है, मैं एक भूखा इंसान हूँ जो कि टीबी से जूझ रहा है, पता नहीं उसका नौकरी छूट गई होगी उसकी, या क्या हुआ होगा उसके साथ, जो कि अक्सर होता है टीबी में। बहुत कॉमन कहानी है ये, और ये अक्सर ज्यादातर ऐसे लोगों को अफेक्ट करती है जो कि काफी कमजोर हो जाते हैं या बना दिए गए हैं, एक तरीके से बोला जाए, अलग अलग कारणों से।
तो ये एक और मेरे हिसाब में एक मानवाधिकार का उल्लंघन है। और हम अगर न्यूट्रिशन की बात करें सिर्फ, तो झारखंड में ही पिछले साल एक बहुत अच्छी स्टडी आई थी राशंस करके। उसमें ये भी दिखाया गया था कि अगर आप ढंग का न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो ना सिर्फ कि वो उस व्यक्ति को बेहतर होने में बचाएगा, बट उसके आसपास जो उसका परिवार है उसका भी जो हेल्थ स्टेटस है उसको भी प्रिवेंट करेगा वो टीबी पकड़ने से। तो ऐसे में जब आपको पता चल रहा है कि जो न्यूट्रिशन है, जो अच्छा खान पान है, वो ही आपके लिए दवा है, तो क्या वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पहली ड्यूटी नहीं है किसी की? न्यूट्रिशन एक और बड़ा मुद्दा रहा है कि अभी हमारा सेंसस नहीं हुआ है, इस कारण से काफी सारा आपका जो राइट टू फूड एक्ट है उसके अंडर जो मिलना होता है पीडीएस, कई लोग नहीं पा रहे हैं उसको। ये वो क्लास है जिसको कि सबसे ज्यादा जरूरत है। और आप देखेंगे कि बीमारियां भी अक्सर जो लोग मैल नरिश्ड हैं उनमें हर तरह की बीमारी ज्यादा पाएंगे। अच्छा, इससे जुड़ा एक मैं अपना पर्सनल, जब मैं खूंटी में काम कर रही थी तो मैंने देखा था, और कई जगहों पर आप एक बार सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, कई बार ये अपना इंसेंटिव्स 6-6 7-7 महीने तक नहीं पा रही हैं। ये जो वर्कर्स हैं ये प्रोवाइड कर रही हैं वो न्यूट्रिशन। मैं जानती हूँ ऐसी आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो कि अब बच्चे आ गए हैं तो किसी तरीके से भात नून तेल डाल करके दे रही हैं, बिकॉज बच्चे को भूखा कैसे भेजें, इन वो अपने जेब से डाल रही हैं, तो वो कितना ही दे पा रही होंगी। ये पिछले साल की बात नहीं है, थोड़े पहले की बात है। पिछले साल तो खैर इलेक्शन था तो अंडा मिलना शुरू हो गया था, अच्छी बात है। पर ये एक, तो ये मालूम है लोगों को कि इसकी जरूरत है इन सारी चीजों की, लेकिन ये एक नियमित रूप से मिलता रहे लोगों को, इसको एक अधिकार के रूप में खुद भी लोग देखें। और जो प्रोवाइडर हैं, और प्रोवाइडर की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो डॉक्टर नहीं है, प्रोवाइडर वो नेता भी है जो आपका इंचार्ज है, प्रोवाइडर वो आंगनवाड़ी वर्कर भी है, प्रोवाइडर वो आशा वर्कर भी है। और अगर हम नैतिकता की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम मेडिकल एथिक्स, जो एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है, सिर्फ उसको देखते हैं अक्सर। हम बस ये कहना चाहेंगे कि वो अकेला नहीं है। वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इसीलिए खराब है कि वो उसी दुनिया में है जिसमें ये सारी बाकी बाकी दिक्कतें हैं। और जब हम देख रहे हैं कि ये पेशेंट बार बार आ रहा है किसी भी इशू के वजह से, तो आफ्टर अ पॉइंट वो डॉक्टर भी फ्रस्ट्रेट होकर बैठा है। उसको लग रहा है कि पेशेंट ठीक होना नहीं चाह रहा है, या उसको लग रहा है कि इसको मैं कितनी भी दवाई दे दूं, अगर वो खाना पीना नहीं ठीक से खाएगा तो कुछ नहीं होगा उसका। वो पेशेंट भी सोच रहा है कि ये जो दवाइयां दे रहे हैं वो मेरे पे काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, किसी ने जेनेरिक ड्रग्स की बात की। जेनेरिक ड्रग्स, हमारा रेगुलेशन कैसा है इस पर शायद कोई और थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। लेकिन ये सारी चीजों में मेरे को लग रहा है दो बातें हैं। पहला कि हम खुद नहीं उसको मानवाधिकार मान रहे हैं। हम अक्सर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा की बात करते वक्त सिर्फ डॉक्टर पर फोकस करके रह जाते हैं। डॉक्टर जरूरी है लेकिन सिर्फ डॉक्टर नहीं है। तो मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। मुझे लगता है कि और भी कई सारी अच्छी बातें निकल करके आएंगी। और माफ कीजिएगा, मैंने सिर्फ सवाल खड़े करके शायद छोड़ दिए हैं, बट मैं यहीं पर स्टॉप करूंगी। थैंक यू। थैंक यू शिवांगी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं। आई एम श्योर कि और लोग भी उसमें जोड़ेंगे सवालों को, कि सवाल तो बहुत ज़्यादा है स्वास्थ्य विभाग के सामने। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही कि केवल डॉक्टर की बात नहीं है, ये पूरा जो इकोसिस्टम है इस पे देखने और समझने की जरूरत है। रमन जी, हमारे अगले वक्ता हैं जी, डॉक्टर विनय है सर। डॉक्टर विनय कुमार। डॉक्टर विनय कुमार, आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपकी एक किताब मैंने पढ़ी है हिंदी में, और कभी पटना आऊँगा तो आपसे मिलना चाहूँगा और बातचीत करूँगा। आप अनम्यूट कीजिए डॉक्टर साहब। आवाज पहुंच रही है? जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने हमें इस मंच पे जोड़ा है और कुछ बातें रखने के लिए आमंत्रित किया है। आपने मेरी किताब का जिक्र किया और आपने किताब पढ़ी है। किताब का सौभाग्य पढ़ लिया जाना, तो ये किताब के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक बार किताब जब छप के निकल जाती है तो फिर वो समाज की ही हो जाती है। और जो हालचाल हिंदी में प्रकाशन का है
उसमें हम डॉक्टर बदनाम है कि कमा ही लेना है, और हमारे प्रकाशक बदनाम है कि कमा ही लेना है। तो लेखकों तक कुछ पहुंचता नहीं है, इसलिए सब लोग समाज को ही दिक्कत दे देते हैं। करीब करीब स्थिति तो यही है। तो मेरा ख्याल है कि ये विषय बड़ा ही पुराना है और कभी पुराना नहीं होगा। इसका पुरानापन आप अगर बहुत पहले भी जाते हैं तो धन और चिकित्सा का जो संबंध है, मैं यहीं से शुरू करता हूं। जीवक के बारे में बात कही जाती है कि जीवक को जब शिक्षा प्राप्त, जीवक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो कूड़े के ढेर पे पड़ा हुआ एक अनाथ मिला था, और बिंबिसार के बेटे अभय ने उसे उठाया, पाला, और कुछ दिनों के बाद उसे महसूस हुआ कि मुझे कुछ खास करना चाहिए, और वो अपनी खोज में निकलता है, अपनी पहचान की खोज में निकलता है और तक्षशिला तक पहुंचता है, शिक्षा ग्रहण करता है वहां। तो उसके अंदर वनस्पति के साथ एक बढ़िया संबंध स्थापित करने की खासियत थी, उसमें चीजों को पहचानने की उसके पास दृष्टि थी, और बहुत जल्दी वहां पे अपने आप को उसने एक योग चिकित्सक के रूप में विकसित किया। और फिर वहां से जब चला रास्ते में, तो 2-3 घटनाओं का जिक्र आता है इतिहास में कि उसने फला का इलाज किया, फला का इलाज किया, और जब वो पाटलिपुत्र जहां मैं बैठा हूं यहां जब पहुंचा, उसके पास इतनी धनराशि थी कि वो घर पर बना सकता था, क्योंकि बड़े बड़े सेठ रास्ते में मिले और कहीं शोर हो गया कि साहब ये जा रहे हैं, बड़ा अच्छा इलाज करते हैं। धन और मेडिकल प्रोफेशन का रिश्ता आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। एक दूसरी बात कि मुझे वो श्लोक भी याद आ रहा है, मैं श्लोक तो भूल रहा हूँ, अर्थ साझा कर रहा हूँ कि वैद्यराज और यमराज में दोनों में बेहतर कौन है। तो है कि भाई यमराज ही बेहतर है, क्योंकि वैद्यराज प्राण भी लेते हैं और धन भी लेते हैं। बेचारा यमराज तो केवल प्राण ही लेता है। तो ये भी है। तो ये ऐसा नहीं कि ये श्लोक कोई राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने भोपाल में बैठ के 50 साल पहले लिख दिया हो। ये श्लोक भी कुछ 100 साल पुराना तो है ही यकीनन। कहने का मतलब ये कि जो रिश्ता है धन का और चिकित्सा का। दूसरी बात ये है कि क्या लोगे तुम ये देने का, मेरी जान बचा लो, जो बोलोगे करेंगे। ये जो भाव होता है, ये भाव अच्छा यूं ही नहीं आ रहा है, यानी ये चीजें चली आ रही हैं एक जमाने से, सभ्यता के आरंभ से ही। और सब कुछ एक बात। दूसरी बात, तब इसका फॉर्मेट क्या था? तब इसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल था, वाटर सिस्टम था कि वैद्य जी को कद्दू चाहिए तो कद्दू मिल जाएगा। एक फिल्म आई थी जिसमें शशि कपूर ने एक रोल किया था डॉक्टर का। उसकी फीस में कोई कद्दू लेके आ रहा है, कोई भिंडी लेके आ रहा है, कोई अंडा लेके आ रहा है, कोई चावल लेके आ रहा है, कोई आशीर्वाद लेके आ रहा है। तो शाम को हर एक झोले में भर के चीजें लेके वो साइकिल में टांग के चला, उस तरीके से एक मॉडल ये था। एग्जैक्टली यही मॉडल था बार्टर सिस्टम, कि वैद्य जी को जो चाहिए वो मिल जाएगा समाज से, और जो समाज को दे सकते हैं वो देंगे। जिसके पास जो है, कोई सोने का सिक्का भी उसी इलाज कर देगा, कोई उसको एक कद्दू दे के चला जाएगा। इलाज तो वही है, आदमी का शरीर तो वही है। तो एक मॉडल ये था। अब इसको जरा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके कि होता क्या, हुआ क्या, अंतर कहाँ आया। अंतर यह आया कि जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ किसी भी क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में भी खास तौर से, पूंजी का योगदान तो बहुत बड़ा हुआ। पूंजी ने भूमिका निभाई। जितना शोध हुआ, जितना रिसर्च हुआ, किसी को एक जमाने में चाहे ट्यूबरकुलोसिस की दवा हो, चाहे मलेरिया की दवा हो, आप जितने लेबोरेटरीज की बात करें, जहां जहां आप जाएंगे हर जगह पे इन्वॉल्वमेंट मनी का हुआ। और इसलिए जो रिसर्च जो हुए मेडिकल साइंस में, बड़े बड़े अच्छे रिसर्च हुए, जो कह सकते हैं कि डोमेन चेंजिंग इफेक्ट जिसमें हुआ कि यहाँ के बाद चीजें बदल जाएंगी। एक जमाना था कि अगर आयोटा, शिवांगी विल अप्रिशिएट कि अगर आयोटिक एन्युरिज्म है तो उसकी सर्जरी बड़ी जानलेवा हुआ करती थी। आज की तारीख में यह है कि अब वहां घुसते हैं और कुछ खास तरह के रिंग्स और पैचेज होते हैं, एन्युरिज्म को स्ट्रेंथन भी कर दिया और बंद है उसको फैला भी दिया। पहले ओपन हार्ट सर्जरी कितनी हुआ करती थी, अब स्टेन डालना बड़ा आसान हो गया। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये कहां से हो रहा है? इसके पूंजी तो लगेगी, पूंजी लगा है और उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। मैं इस पूंजी के कॉन्टेक्स्ट में एक और बात कहूंगा। पोलो हॉस्पिटल के मालिक रेड्डी साहब से मेरी एक ही मुलाकात जिंदगी की है।
उनका एक मेडिकल कॉलेज है तिरुपति के पास, वहाँ एक हमारा साइकियाट्रिक सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस था, तो मैं वहाँ पे था। और हम लोग की एक चाय वाय पीते हुए बहुत सारी बात हुई। उन्होंने उस पर एक बात बड़ी मार्के की कही कि जब मैं विदेश से आया इस देश में, तो मैंने क्या महसूस किया। मैंने ये महसूस किया कि किसी को अगर हार्ट की बीमारी है तो ईसीजी के ऊपर बात जाती नहीं थी, सिर्फ ईसीजी करके असेसमेंट हो गया। इंटरवेंशनल जो अप्रोच था कि हार्ट के कुछ प्रॉब्लम्स को ठीक से उस करके उसका कौन सी आर्टरी में रुकावट है, क्या काम कर सकते हैं, ये इंतजाम हमारे पास नहीं था और लोग मर जाया करते थे। आज की तारीख में अब लेकिन उस आदमी को चाहे वो जितने पैसे वो बना ले, चाहे वो जो मॉडल क्रिएट कर ले, चाहे जो कुछ भी, अपोलो हॉस्पिटल कोई सस्ता हॉस्पिटल नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल के काम करने के तरीके की वजह से मैंने अपने एक बहुत ही प्रियजन को खोया है। एक्सीडेंट की वजह के बाद उनको वहां पहुंचा दिया गया था। अगर सफदरजंग में कोई फेंका था उनकी जान नहीं जाती। लेकिन अपोलो में जाने के बाद जब तक पैसे जमा नहीं होंगे तब तक कुछ होगा नहीं, और जब तक लोग पहुंचे नहीं उतनी देर में उनकी स्थिति इतनी बिगड़ गई, वो गुजर गए। तो मैंने एक बहुत ही अपने आदमियों को खोया है। उसके बावजूद इसके इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि उस आदमी ने पहल की, और क्या हुआ कि एक के बाद एक चीजें होती चली गई। सर प्राइवेट सेक्टर में कुछ चीजें ज्यादा पहले आई, बाकी जगह पे बाद में आई, तो वहां भी एक पूंजी का बड़ा खेल है। तो उसके पूरे सिस्टम के साथ एक पूंजी का खेल लगा हुआ है। मेडिकल केयर में पूंजी दी हुई है, चाहे वो कॉर्पोरेट लगाए चाहे सरकार लगाए, पूंजी का खेल लगातार चल रहा है। अब आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या मॉडल है इलाज का। मैं दो मॉडल की बात करूंगा, क्योंकि दोनों देशों को बहुत करीब से देखने का मौका मिला है और बहुत सारे दोस्त हैं और जाना भी बहुत बार हुआ है, तो दोनों के सिस्टम को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। एक जिसको कहते हैं सोशलाइज्ड केयर, इसका बहुत खूबसूरत मॉडल है जो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। उनके यहाँ बड़ा बहुत सिंपल है। वहां पे मुझे बुखार हुआ, मेरे दो दोस्त जो कंसल्टेंट थे मुझे उठा के ले गए वहां, और उन्होंने इंश्योरेंस का कोई पेपर नहीं देखा, लेकिन मुझे 2 घंटे क्यू में रहना पड़ा। 2 कंसल्टेंट मेरे साथ थे, बावजूद इसके मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। आई अप्रिशिएट दैट कि मैं वहां वेट करता रहा। फिर जब मैं गया तो देखा गया, जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन था भेज दिया गया। मुझे कहा गया कि आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, और नहीं तो मैंने कहा कि नहीं, मैं समझता हूँ मुझे क्या हुआ है, मेरे साथ दोस्त भी है, मुझे 3 दिन बाद अमेरिका जाना है। तो उसने लिख के दिया कि आप रिस्क पे जा सकते हैं। मुझसे लिखवाया, फिर उसे जाने दिया, लेकिन मुझे 15 दिन की दवाई भी मिली। तो जो इमरजेंसी केयर है, जो भी ट्रैवलर है, उनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो नागरिकों को तो देते ही हैं। किसी को अगर सड़क चलते अगर कोई आदमी गिरता है, एम्बुलेंस उठा के ले जाएगा, उसकी पूरी कार्डियक सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। 1 पाउंड में प्रिस्क्रिप्शन है, 1 पाउंड में जितनी दवाएं हैं सब मिल जाएंगी उसकी। ये सारा केयर सब कुछ, तो एनएचएस को बहुत सारा खर्चा है। कहां से पैसा आता है? ऑब्वियसली टैक्स से आता है, बाकी जहां जहां से आता होगा, जैसे वो करते होंगे, उसका इकोनॉमिक्स अलग होगा। लेकिन दूसरा एग्जैक्टली इसका मॉडल अमेरिका है, उल्टा। वहां पे जब कोविड आया तो क्या हुआ, उनके सरकार के पास इतना अच्छा इंतजाम था गड्ढा खोदने का, ये इतने बड़ा गड्ढा वो खोद सकते थे कि एक साथ 10 लाशें दफना सकते थे उसमें। अमेरिका की शक्ति कोविड के समय इसी में दिखी, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। सरकार के पास कोई अस्पताल नहीं, एक डॉक्टर सरकार के अंडर में काम नहीं कर रहा था कि वो उसको हम ओवर टाइम करा दें। उनके पास कुछ भी नहीं था। वो जो आर्थराइटिस की दवा जो इंडिया से थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेज दिया और वहां से टेस्ट किट मंगवा लिया ढेर सारा। जो टीम साहब चिल्ला रहे थे कि मुझे मुझे कौन सी चाहिए थी, शिवांगी, कौन सा क्वीन था, मैं भूल रहा हूँ नाम, व्हाट वाज द, अरे वो जो कोविड के लिए कौन सी दवा थी, मैं भूल रहा हूँ। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डॉक्टर ट्रंप को लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, और यहाँ से भेज दिया गया, टेस्ट किट आ गया, तो हमारे यहाँ जांच वाच की सुविधा हो गई। तो ये अमेरिका की हालत थी। फिर पूंजी लगी, फिर उन्होंने किया, फिर स्ट्रक्चर बनाए, फिर कुछ किया, फिर वो मैनेज करने लग गए। लेकिन उनके पास हालत ये है कि
सड़क पे भटकने वाले, उनका मॉडल ये है कि अगर आपने शराब पीना चुना है, अगर आपने गांजा पीना चुना है, इट्स योर प्रॉब्लम, तुम पी के मर जाओ, इट्स नॉट माई हेडेक। और सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क की गलियों पे भटकते हुए इतनी बार रात के 11-12 बजे के आसपास ऐसा डर लगता है, मतलब क्योंकि वो सब इतने लंबे चौड़े होते हैं कि हमारे जैसे, मैं सचिन से थोड़ा लंबा हूं लेकिन मैं बहुत छोटा हूं, मेरे जैसे आदमियों को बहुत डर लगता है। ये हालत में जाती है। दूसरी बात ये है कि उनका कोई इस तरह की कोई, आपके पास अगर इंश्योरेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। ये दो एक्सट्रीम मॉडल्स है। अब रहा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के पास क्या मॉडल होगा, बहुत सोचने वाली बात है। आज की तारीख में मैं बहुत लोग से सुन रहा था, बहुत सारे मॉडल्स की चर्चा हुई, बहुत सारा काम हुआ इस पे, आयुष्मान आया और ये आया और वो है। मैं सरकारी सिस्टम में, चूंकि मैं सरकारी नौकरी करता नहीं हूं तो मुझे अनुभव नहीं है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूं, और कोई ऑप्शन नहीं था। सरकार ने मुझे मेडिकल कॉलेज में घुसने नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे नॉन एकेडमिक फैक्टर्स होते हैं मेडिकल कॉलेज में जाने के। आपको, आप शिवांगी मुस्कुरा रही है, समझती है इस चीज को, कि आपको जो जो आपके चरित्र में जो जो दुर्गुण चाहिए वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं है, और मैं सरकार के पास अपने कमाई के 4-5 लाख रुपए छोड़ करके मैं हाँकने ही नहीं गया, रिजर्वेशन भेज के मैं प्रैक्टिस में आ गया। तो एक मॉडल है, लेकिन आयुष्मान का थोड़ा तो दिख रहा है, क्योंकि मैं क्लिनिक में देखता हूँ, बात करते करते ऐसा है, मैं ईसीजी करवाता हूँ किसी को भेज करके, कहता हूँ भाई इसको तो डॉक्टर लिखता है, किसको तो ऐसे ऐसे है, तो कैसे इमरजेंसी हो सकता है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में जगह नहीं है। 3 घंटे के अंदर किसी प्राइवेट में जाने पे, वो अगर आयुष्मान कार्ड है तो उसको स्टेंट डालने का उपाय कर देते हैं, इमरजेंसी में कर देते हैं, वो थोड़ा ऑर्डर लेके आ जाते हैं गवर्नमेंट से। तो एक स्मूथ हुआ है इससे, और लोगों को मिल रहा है। और मेरा एक स्टाफ ही था, उसको अगर वो इलाज कर रहा था तो उसको 10 लाख रुपए होते हैं मुश्किल से कम। और मेरा ख्याल है कि लाख रुपए मैंने उसको सपोर्ट किया और उसका इलाज हो गया, बाकी सारा खर्चा वो उस कार्ड से उसका निकल गया। तो ये एक मॉडल ही पे है नैतिकता को लेके, तो शायद ये इस मॉडल, लेकिन तभी इस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी है? इस मॉडल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। देश में दो चीजें, पहली चीज तो ये कि सरकार के लाख कोशिश के बावजूद 70% हेल्थ केयर अभी भी प्राइवेट सेक्टर में है, केवल 30% ही हेल्थ केयर गवर्नमेंट सेक्टर दे पा रही है। ये सबसे बड़ा सच है। ये हमारे साइकियाट्री में भी सच है और डिसिप्लिन में भी सच है। ये एक दूसरी बड़ी समस्या है। तो सरकार के सामने कोई, सरकार उसको खड़ा नहीं कर पा रही, उस हेल्थ केयर को इंग्लैंड की तरह सोशलाइज्ड मेडिसिन दे पाना शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अब शायद ये इंश्योरेंस का सिस्टम लाया, और इस पे पता नहीं कहां से पैसे, उसका इकोनॉमिक्स मैं नहीं जानता हूं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं उसको। तो अभी जो हालत है देश में यही है। लेकिन दूसरा जो मुद्दा इसके साथ साथ चल रहा था, मेरा ख्याल है इस पे बाकी एक्सपर्ट लोग ज्यादा अच्छे तरीके से बात करेंगे, उसकी क्या मॉडल होना चाहिए हिंदुस्तान में हेल्थ केयर डिलीवरी का, और क्या उसका तरीका होना चाहिए काम करने का। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सुझाव हो सकते हैं। फिर रही डॉक्टरों की नैतिकता, दवाओं पे बात हुई थी, मैं 2-3 बातें उस पर साझा करना चाहूंगा। दवाओं को लेकर के सरकार के पास ये जो 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो कि सरकार अगर चाहे तो फार्मा कंपनी को रेगुलेट कर सकती है। ये दवा एक्स कंपनी बनाएगी, ये दवा वाई कंपनी बनाएगी, दवाएं बांट दो। एक दवा को 2 कंपनी नहीं बनाएगी तो कंपटीशन खत्म। हमें कुछ भी ब्रांड नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम केवल शॉर्ट लिखेंगे। जैसे मैं अभी जब से रूल्स आए हैं, मैं जो प्रैक्टिस करता हूं तो उसमें कोई एक ब्रांड नेम और नीचे कंपोजिशन लिखा होता है। हम बोलते हैं भाई साहब इस पे सब लिखा है, आपको जो दवा खरीदनी हो खरीद सकते हैं इससे। तो ये जो सरकार का जो ये है कि वो अगर चाहे तो बड़े अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, वो नहीं करना नहीं चाहते। वहां वहां भी उनका वहां भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि उसमें काफी लोग, करोड़ों लोगों की नौकरी जुड़ी हुई है, चाहे वो फार्मा के जो सब सेल्स में जो लगे हुए लोग हैं, दुकान में लगे लोग हैं। तो सिंप्लीफाई हो जाएगा
एक दवा एक ही कंपनी बनाएगी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा के लिए खत्म कि डॉक्टर और फार्मा कंपनी का रिश्ता क्या है। और ये कोई भी सरकार कड़े वक्त से फैसला करके बड़े आसानी से कर सकती है। आप तय कर देंगे कि आपको फला फला कंपनी ये दवा बनाएगी, फला फला ये दवा बनाएगी, इस रुपये होगी, सब प्राइस है बस। और आउटलेट्स इस तरह से होंगे, गवर्नमेंट आउटलेट्स बना दे या आउटलेट जो भी करे उसका मार्जिन ही है, सब कुछ डिक्लेयर्ड है, कमाई उसका मार्जिन डिक्लेयर्ड है कि दुकान का प्रॉफिट क्या होगा, इसका क्या होगा, सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी ट्रांसपेरेंसी। ये कोई भी सरकार फैसला करके कर सकती है। इसमें डॉक्टरों को गाली देने की जरूरत ही नहीं है कि उसने किसका क्या ब्रांड लिखा नहीं लिखा, जब रहेगा। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में ऐसा नहीं है कि ओलेंजापिन अगर कोई दवाई है तो 5 कंपनी बना रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो रिसर्च वाले जितने मॉलिक्यूल्स हैं सब एक ही कंपनी बनाती है। जेनरिक होने के बाद फिर मार्केट में सप्लाई होता है, इंडिया से बन के जा रहा है, यानी 20 साल के बाद, 20 साल तक वो रिसर्च प्रोडक्ट होता है, उसके बाद चीजें जाती है। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट चाहे तो प्रोडक्ट उसको बना सकती है, रिसर्च प्रोडक्ट जो नए हैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते वो दुनिया में कहीं भी, क्योंकि एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में होता है कि अरबों रुपए लगे हो। और चूंकि होता है रुपए के बनने में मान कि 100 करोड़ 200 करोड़ ही लगाओ, लेकिन उसके बाद जो फेल्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं 10,000 करोड़ के। मैंने वो रिसर्च सेंटर्स देखे हैं और मैंने उनकी वर्किंग देखी है, कैसे काम होता है, मैं हिंदुस्तान में भी और बाहर भी। तो उसके जो फेलियर्स होते हैं उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है प्रोडक्ट तक पहुंचने में, वो तो कॉस्ट होगा, लेकिन जो चीजें अब बिकती हैं उनका पैसा निकल गया 20 साल में, फिर आप फ्री हो गया सबके इस्तेमाल के लिए। तो सरकार ये चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकती है। और ये अगर सिर्फ इतना कर दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जो एक तीसरा एंगल इसमें है वो है आबादी। इतनी बड़ी आबादी के लिए कुछ भी कर पाना, कुछ भी कैटर कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। इंग्लैंड में हमारे साइकियाट्रिस्ट जो हैं एक दिन में, वीक में 4 दिन से ज्यादा, 3 से 4 दिन में देखते हैं मरीज, और एक दिन में 5 से ज्यादा नहीं देखते हैं। और मैं विनय कुमार 30-35 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, तो विनय कुमार को सर्दी खांसी के मरीजों की तरह 100 मरीज का ओपीडी चलाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, आप ईवास अगर जाते हैं, दिल्ली में जो लोग ईवास इंस्टीट्यूट है, वहां एक दिन में ओपीडी में 700-800 मरीज होते हैं। एम्स में 600-500-600 मरीज एक दिन में ओपीडी में आते हैं। कोई कितना, तो ये इतनी बड़ी आबादी की बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी आबादी को कैसे एड्रेस करें, कैसे मैनेज करेंगे? तो इसलिए रास्ता वैसे ही निकलता है। हम लोग, मैं कहता हूं कि हॉस्पिटल चले जाओ, बोलता है कि सिर्फ अंतर इतना ही है कि आपकी जो फीस की राशि है, बाकी इसके अलावा मेरा काम आसानी से हो जाता तो मैं प्राइवेट में आ जाता हूं, तो मुझे फीस का ही मामला है बस। तो क्या है कि इस मॉडल को डेवलप करने की जरूरत है, चीजों को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। आप प्राइसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कंसल्टेशन की प्राइसिंग हो, चाहे वो आप सबको जैसे सोशलिस्ट मॉडल जो कह सकते हैं कि जिसमें ऐसा नहीं है कि कोई हॉस्पिटल उनके लिए हो, जो पे कर सकते हैं वो कहीं और भी पे कर सकते हैं। चूज करें कि आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आप पेड इंश्योरेंस लें। गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई मैं इंश्योरेंस पेड लेता हूं, आयुष्मान भारत में ही इतना पैसा दे के मैं इसका पेड कैटेगरी का लेता हूं। इसमें जो जिनके पास कुछ नहीं वो कुछ करें, सो दैट कि ये स्कीम भी अपने ही भार से ध्वस्त न हो जाए। आयुष्मान भारत को थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी किया जा सकता है लोगों के अपने इनकम के हिसाब से, और उसमें लोग जा सकते हैं, और तब फिर प्राइवेट प्लेस को वहां से हटा सकते हैं। नहीं तो अमेरिका का जो मॉडल है कि एक डिलीवरी में मार्जिन मनी देना पड़ा 5 लाख और टोटल बिल था 67 लाख का। 5 लाख में 5 स्टार ट्रीटमेंट के साथ डिलीवरी हो जाती है इंडिया में कहीं भी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। लेकिन अमेरिका का जो मॉडल है उसमें 67 लाख कॉस्ट था उस डिलीवरी का। मैं अपने घर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो इस क्रुएल्टी को नहीं चीजें इंश्योरेंस सेक्टर पहुंचा दे, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आवश्यकता है कि आयुष्मान भारत के मॉडल को अब किया जाए, उसमें पार्शियली पेड, कुछ पेड, फुल पेड, ऐसे करके, और उसको भी एनएचएस के स्टाइल में उसको करने की जरूरत है। पूरी सोसाइटी को कवर करेगी चीजें। वहां पे बिजनेस नहीं, हेल्थ सेक्टर में बिजनेस नहीं, देयर इज नो बिजनेस। किसी का अगर आपको आना है इसमें काम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। आप इसमें
कूद तक नहीं जा सकते हैं। तब वो एंगल तब भी रहे, लेकिन इसको आसान करना कि ये सोचना कि तब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का क्या होगा, तब जो इतनी फार्मा इंडस्ट्री में जो करोड़ों लोग लगे उनका क्या होगा। चीजें आसान नहीं है। हम लोग बहस कर सकते हैं, हम लोग अमीर के खिलाफ गरीब के पक्ष में, दोनों के बीच में कभी इधर कभी उधर भटक सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम मल्टी फैक्टोरियल है, मल्टी डिमेंशनल है, एंगुलरिटी इसमें इतनी ज्यादा है कि कहीं से आप उलझ जाए, कहीं चलेंगे तो। और डॉक्टरों को गाली देने वाली बात का तो शिवांगी ठीक ही बोल रही है, अकेले क्या, हॉस्पिटल में डॉक्टर जो मार खाता है वो डॉक्टर की वजह से मार नहीं खाता है। मेस्कौर नवादा में एक जगह है जहां मेरी पोस्टिंग जब मैं आ जाता था, हालांकि कि वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो इसी दवा से काम चला लीजिए, इसी दवा से काम चला लीजिए का मॉडल था, और मार खाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। तो मैं वहीं से भागा था। भाई यहाँ तो मतलब रोज आके गाली सुनता था कि डॉक्टर कुछ नहीं दे रहा है, बिना गाली सुने लौटना संभव ही नहीं था वहां से। अधिकार तो आ गया था, अधिकार की चेतना आ गई थी। मुखिया जी भी सब नवादा से लाने में आ जाते हैं, दवाई खुद ही बेच देते हैं क्या, मैं जवाब क्या देता। मैं तो सीधा अस्पताल पहुंचता था, सिविल सर्जन से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं थी, नई नई नौकरी थी उस समय। तो चीजें बहुत जटिल हैं उस बहुत 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 जटिल रूप में है, लेकिन शायद मैंने जिन चीजों की तरफ इशारा किया, इन पर कोई बात करके कोई दिक्कत है कि हमारे मंत्री इतने ज्ञानी है कि उनको किसी की बात सुनाई नहीं पड़ती है। जो जब बोलता है तो बोलते वक्त सुनाई नहीं पड़ता, हमारे नेता लगातार बोलते रहते हैं, इसलिए सुनना ही नहीं चाहते, सुन ही नहीं पाते हैं। एक साथ दोनों काम करेगा नहीं, जब बोलोगे तो सुनोगे नहीं, सुनने के लिए तो झुकना पड़ेगा, जी पाने के लिए झुकना पड़ेगा। वहां पे दोनों नहीं है, झुकते हैं सिर्फ वोट के लिए या नोट के लिए। तो मॉडल तो यही है। थैंक यू। तो हम लोग चर्चा भी करें और बात भी करें, और हम लोग जो चीजें हैं उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, ये मैसेज इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इस सेक्टर में एनजीओ काम कर रहे हैं, जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमाइज करना। मेरे घर में एक बड़ा जबरदस्त मेरी बेगम साहिबा एनजीओ है, मुझे फीस नहीं बढ़ाने देती है हमेशा। मतलब मैं कहूँगा इस साल बढ़ाता हूँ, बहुत हो गया, मेरे सारे जूनियर्स चिल्ला रहे हैं, वो कहते हैं नहीं 2 साल बाद बढ़ेगा। तो ऐसे करते करते मैं वहीं पे अटका हूँ। अगर जोड़ा जाए प्राइस इंडेक्स तो आज के जो 40 साल पहले जब जहां मैं था, 40 साल काम करने के बाद भी लगभग प्राइस इंडेक्स वहीं अटका हूं, लेकिन तब भी बहुत आ जाता है अच्छे से काम करो तो पैसा कोई बड़ा इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंगल्स हैं बहुत सारे और उनको सोल्व किया जा सकता है। मेरा ख्याल है मैंने बहुत थैंक समय यू। लिया थैंक और यू। बहुत बोर किया, तो क्षमा चाहूंगा। आप बातचीत को आगे बढ़ाएं, और अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा है, और मेरे ख्याल से अ, राजनेताओं को बोलने की और सुनने की बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। कि इवन इंश्योरेंस में मेरे पास कॉन्क्रीट एग्जांपल है कि मेरी बातचीत किसी फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर से हो रही थी भारत के, और उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में अभी मुझे हेल्थ से इसलिए हटाया गया है कि इंश्योरेंस पॉलिसी को लाया जाना है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर सब कुछ चल रहा है, तो उसको भी समझना ज़रूरी होगा। साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि जो उपलब्ध चीज़ें हैं उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो शिवांगी कह रही हैं कि ह्यूमन राइट्स की तरह इसको देखा जाए। हम लोग भी खुद ही नहीं देखते ह्यूमन राइट्स की तरह, हम लोग खुद ही नहीं समझ पाते कि हमारा राइट है। तो इसके साथ ही हम लोग तीसरे वक्ता की तरफ चलेंगे, प्रोफेसर झा। अनम्यूट करना पड़ेगा सर। झा साहब आप सुन पा रहे हैं हम लोगों को? अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा सर। डॉक्टर साहब, झा साहब अनम्यूट कीजिए अपने को। झा साहब, झा साहब आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हो जाएगा। पोस्ट उनको, अच्छा हो गया। हाँ। नहीं, अब आप सुन सकते हैं और मैं आप लोगों को सुन पा रहा हूं।
तो एक औपचारिकता है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आज बुलाया, बोलने का मौका दिया, तो आप सबका धन्यवाद। विषय वस्तु ये है कि 3 शब्द हैं इसमें, चिकित्सा है, बाजार है और नैतिकता है। तो चिकित्सा के बारे में इंट्रोडक्शन में कहा गया कि जीवन का अहम पहलू है, क्योंकि बीमारी है तो चिकित्सक और चिकित्सा सेवा भी रहेगी। अब जब जिस दौर में हम जैसे लोगों ने इस पेशे को चुना, उस समय मेरे माता पिता और जो भी मेरे हम उम्र हैं उनके माता पिता के समक्ष विकल्प बहुत कम थे। विद्यार्थी अच्छा है पढ़ने में तो डॉक्टर बनाओ या इंजीनियर बनाओ, इन 2 पेशों के अतिरिक्त जब नहीं होगा तब देखा जाएगा। तब तो बहुत सारे ऑप्शंस उस समय भी थे, लेकिन आज के जैसा खुला हुआ नहीं था। लेकिन जो बाय चॉइस इस विकल्प को चुनते थे कि डॉक्टर बनना है, उसमें 2 भावनाएं, जैसे मैं अपने बारे में कह सकता हूं, सबके बारे में, कि नहीं नहीं ये एक ऐसा पेशा है जिसमें खाने पीने की कमी नहीं रहेगी जिंदगी में, और साथ में जन सेवा भी आम लोगों की हो पाएगी, जो लोग रोगी हैं उनकी सेवा भी हो जाए। इसी समझ के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। तो वो दौर था जिस समय मेडिकल जो या हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम प्रॉपर सब ये होगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा प्रवेश नहीं हुआ था या उनका स्टेक नहीं था। ज्यादातर सेवाएं सरकारी स्तर पे उपलब्ध थी। और जब मैं विद्यार्थी था रांची में, उस समय राजेंद्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गया है, रिम्स, तो उस समय मैंने बड़े ऊंचे ओहदे पर जो लोग कार्यरत थे, चाहे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हों या राजनेता हों, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और गवर्नर साहब, लाट साहब को भी हम अपने मेडिकल कॉलेज में उनको देखा कि उनका इलाज हुआ करता था। किशन जी ने अपने इंट्रोडक्शन में एक वाटर सेड मोमेंट होता है, कहां से धारा बदली, तो उन्होंने जिक्र किया कि उदारीकरण का दौर। मेरी भी अपनी समझ यही है कि 90 के दशक के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा खोला, उसी दौर में शायद निजी क्षेत्र को ये अनुभव हुआ कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम लोगों ने, जिसका दोहन नहीं किया है। और उस समय तक हम लोग करीब 43 वर्ष हो गए थे आजाद हुए, सरकारी तंत्र लगभग ध्वस्त हो, कोलैप्स करने की स्थिति में था, और सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। जैसा कि अभी विनय जी ने कहा कि इतनी बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना हमारे लिए संभव नहीं है। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय इससे अलग भी हो सकती है, क्योंकि ये एडमिशन ऑफ फेलियर जो है वो बहुत ऑनेस्ट नहीं था। तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश हुआ, और उन्होंने ठीक जो सर्वे करते हैं कोई एक मॉडल डेवलप करने से पहले कि जरूरत क्या है समाज को, तो बहुत वेल डिफाइंड था कि सरकारी सेवा तंत्र एक बेसिक पैरासीटामोल और एंटासिड और ये सब देने के अलावा और कुछ बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है या संकल्प नहीं है। तो जो निजी अस्पताल आए, उन्होंने अपने को इस ढंग से पेश किया कि सरकार के पास जो नहीं है, जो मशीन नहीं है, तकनीक नहीं है, वो लेके हम आ रहे हैं, लेकिन इसमें खर्चा लगता है, इसका तो हम तो हमारे क्लाइंट जो है, हमारे उपभोक्ता, उन्हीं से वसूल करना है। तो अचानक इसमें बाजार का प्रवेश हो गया। तो बाजार का प्रवेश जब हो गया, तब वो पूरी तरह नैतिकता की बात वहीं से आ जाएगी कि बाजार नीतियों पर भी एकदम नैतिक भी हो सकता है व्यापार, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एक सच्चाई है। यहाँ क्यों किसी भी जगह ऐसा नहीं होता है। तो जब हम इन्वेस्ट करेंगे, पूंजी में लगाएंगे, तो उससे ज्यादा रिटर्न चाहेंगे। तो ज्यादा रिटर्न चाहेंगे तो एक तो डॉक्टरों को अपनी ओर आकर्षित करना है कि आपको सरकारी सेवा में क्या मिलता है। इतनी लंबी, इतनी मेहनत की पढ़ाई के बाद आपको उस समय, जिस समय मैं एलिजिबल था सरकारी नौकरी में प्रवेश करने के लिए, उस समय
3,000 3,500 रुपये तनख्वाह होती थी डॉक्टरों की, और पोस्टिंग होती थी एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, जो किसी एक पेड़ के ऊपर एक तख्ता टंगा रहता था। वहां कोई बिल्डिंग या कोई कमरा भी नहीं आवंटित होता था। वहीं आसपास के किसी चाय दुकान वाले को कुछ सरकारी रजिस्टर जैसा थमा दिया जाता था, जिसमें वो बैठ के नाम लिखता था कि आज यहाँ ये लोग आए, फलाना उराव, सर्दी, फलाना मिंज, पेट खराब, और उसमें कुछ कुछ मिक्सचर उसको प्रोवाइड कर दिया जाता था। डॉक्टर साहब की जो तनख्वाह होती थी उसका एक थोड़ा सा हिस्सा उस व्यक्ति को, चाय दुकान वाले या अगल बगल कोई किराना दुकान हो, परचून की दुकान हो, उसको मिल जाता था, और ये ऊपर सेक्रेटेरिएट तक चला जाता था। बजटरी एलोकेशन के मुताबिक वो पारित हो जाता। तो गंभीर रूप से जो लोग बीमार होते थे उनको लगता था कि इससे बेहतर तो फिर वो जाते थे डिस्ट्रिक्ट टाउन, फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज टाउन्स में, जहाँ की में बड़े टर्शियरी केयर जिसको हम लोग कहते हैं, वहां भी कुछ नहीं होता था। मैं अपने मेडिकल कॉलेज का उदाहरण अपने परिवार के साथ दे सकता हूं कि मैं जब तृतीय वर्ष का छात्र था तो उस समय मेरे मेडिकल कॉलेज में, मतलब राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची में, एक मेडिसिन विभाग के बड़े इरुडाइट, बहुत ही ज्ञानी और बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर एंड हेड थे, लेट प्रोफेसर डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद। तो मेरे पिताजी हॉस्टल में कैसा कभी कभार आ जाते थे कलकत्ता से, या गांव गए तो वहां से एक दिन के लिए वही हॉस्टल में कहाँ रुकेंगे, तो उनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी। तो ये उनकी इच्छा थी कि परमेश्वर बाबू से एक बार दिखा लें। परमेश्वर बाबू उनका एक, तो मैं डरते डरते तृतीय वर्ष का विद्यार्थी प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बहुत खुल के बात नहीं कर पाता था, तो अपने किसी सीनियर के माध्यम से मैंने उनको आग्रह किया कि मेरे पिताजी का आप स्वास्थ्य परीक्षण कर लें। तो उन्होंने देखा, और उसके बाद उन्होंने अपने प्रिय पोस्ट, उस समय जो स्नातकोत्तर छात्र थे, उनको कहा कि एक चाबी दिया और कहा कि, उनका नाम डॉक्टर सतीश दत्ता था, आज भी हैं वो रांची में, काफी प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं। ए सतीश, तने अलमीरा खोल के ईसीजी मशीन ले आवो। उस समय पूरे मेडिकल कॉलेज में, ये 78 की बात है, 1978 की, पूरे मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एक ईसीजी मशीन था जो मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर एंड हेड जो थे उनके निजी चेंबर में अलमीरा में लॉक एंड की में बंद रहा था। अब उस समय, and it gives me a lot of pain to remember him, because that professor of medicine died of myocardial infarction, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई at the age of 58। वो रिटायर करने वाले थे, उस समय रिटायरमेंट का एज 58 वर्ष था, और पूरे रांची शहर में कोई स्थान ऐसा नहीं था जहां पे उनको कोई एडवांस्ड ट्रीटमेंट मिल पाए। तो हम लोग सिर्फ लाचार, निराश, हताश होकर उनको देख रहे थे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड वी लॉस्ट हिम। वहां से सीधे एक बार हम लोग आते हैं 96-97 में, रांची में अपोलो अस्पताल का भी विनय जी ने जिक्र किया था कि अपोलो अस्पताल खुला। वहां एक डीएम कार्डियोलॉजी उन्होंने ज्वाइन किया, और उस समय पहली बार किताबों के अतिरिक्त बाहर हम लोगों ने देखा नहीं था। उस समय तक मैंने नौकरी नहीं कभी की, प्राइवेट प्रैक्टिस में था, एक छोटा मोटा नर्सिंग होम, एक छोटा सा अस्पताल भी प्राइमरी केयर लेवल का कह सकते हैं खोले। उस समय मैंने पहली बार, मैंने कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष रूप से देखा कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो हार्ट अटैक जिसको कॉमन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, उसके मरीज को समय पर अस्पताल ले जाने पर उसकी जांच भी हो जाती है, कोरोनरी एंजियोग्राफी, और उसका प्राइमरी एंजियोप्लास्टी शब्द मैंने 1997 में सुना। और मेरे कई मित्र हैं, अपने सहपाठी, जूनियर्स, सीनियर टीचर्स, जिनकी जान इस इंटरवेंशन से बची। ये प्राइवेट सेक्टर की थे। और अब आते हैं 2025 पे, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, कुछ ही वर्ष गुजरे हैं कि मेरे टीचिंग में, मेरा जो एल्मा मैटर है, वहां पे एंजियोप्लास्टी की सुविधा शुरू हुई।
आज जो रिम्स का कार्डियोलॉजी विभाग है काफी उन्नत है, उसमें 4 डीएम कार्डियोलॉजी हैं और वो सब काम कर रहे हैं जो कोई प्राइवेट अस्पताल करता है। लेकिन पहले आया प्राइवेट निजी क्षेत्र, तो जाहिर है कि उसने उसकी कीमत वसूली, और कीमत वसूलने के साथ जो व्यापार जगत में होता है कॉरपोरेट का, कि मेरे पास ज्यादा ग्राहक हों, मैं तो मरीज ग्राहक ही हैं उनके लिए, उसके लिए उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की। वो कुछ ऑफिसर्स को बड़ा सम्मानजनक शब्द देके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, बिजनेस मैनेजर एक्सेट्रा करके नियुक्त किया, जिनका काम था कि डॉक्टरों के क्लिनिक में जाके उनको कहना कि सर ऐसा कोई केस आए तो मेरे पास भेजिएगा। और एक बड़ा ही सम्मानजनक शब्द का इजाद हुआ उसी दौर में 90s में, व्हाट वाज कॉल्ड रेफरल इंसेंटिव। उसको कमीशन, दलाली, घूस कहना उचित नहीं लगा, बड़ा सम्मानजनक पेशा है हम लोगों का, तो रेफरल इंसेंटिव होने लगा। और वही दौर था जब फार्मा इंडस्ट्री ने डॉक्टरों को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया कि उनका प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो अभी जिक्र किया गया कि एक ही दवा अगर 3 लाख कंपनी बनाती है, आज कोई रेगुलेशन नहीं है, मैं 3 लाख 4 लाख अब हो गए हैं, उसमें से एस्टैब्लिश्ड फार्मा इंडस्ट्री जिनके पास अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, अपना R&D हो, वो बहुत थोड़े हैं। बाकी को कहा जाता है P&D, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, माने एक मैन्युफैक्चरर है, वो अलग अलग नाम से सेम मॉलिक्यूल के कैप्सूल और या दवाइयां बनाता है और वो हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहा, बेचने वालों, जो मार्केटिंग वालों को। तो जाहिर है कि मेरे पास भी एक दवा है, डॉक्टर शिवांगी के पास भी एक दवा है, प्रकाश जी के पास भी वही दवा है, और दवा बनाने में कुछ कीमत लगी है, तो वो कीमत वसूल हम कैसे करेंगे? जब उसका दवा की बिक्री होगी। दवा खरीदेगा कौन? तो मरीज। लेकिन वो दवा और भी लोग बना रहे हैं, तो मेरी ही दवा या मेरा जो नाम मैंने रखा है वही लिखा जाए, तो डॉक्टर्स के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये शुरुआत बड़ा इनॉक्वस वे में, एक कलम, एक पेपर वेट, राइटिंग पैड, इस सब से शुरू हुआ। और आज जो जो डॉक्टर की हैसियत मीन्स हाउ मेनी पेशेंट्स इन अ डे डज ही एक्चुअली अटेंड टू, और वो कितनी बड़ी गाड़ी से आता है अपने क्लिनिक में, वो जिस जगह काम करता है वो कितने तल्ले की बिल्डिंग है, सेंट्रली एयर कंडीशन है कि नहीं, ये डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। तो उसके अनुरूप फार्मा इंडस्ट्री ने इंसेंटिव्स देना शुरू किया डॉक्टर को। उसके लिए कुछ टर्म्स के इजाद हुए जो पहले नहीं थे हमारे लेक्सिकॉन में, हमारे लिंगो में, वो सब नहीं थे। इनपुट्स में ये छोटी मोटी चीजें हैं, कलम है, पेपर वेट है, राइटिंग पैड्स है। एक्टिविटी ये होने वाला है, हम आपको एक ब्लेजर देंगे, कोट देंगे, आपको शर्ट देंगे, टाई देंगे, इस कंपनी का शू आ रहा है। एंड देन सर्विस में है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा ये मॉलिक्यूल मैं इतना लिख दूंगा, मुझे जो है इस गर्मी की छुट्टी में परिवार, बच्चे, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ स्विट्जरलैंड का ट्रिप चाहिए, तो वो स्पॉन्सर होने लगा। चिकित्सा के साथ बाजार के साथ नैतिकता का प्रश्न यहां आ गया कि क्या आज हमारी बिरादरी के लोग अपना निर्णय सिर्फ इस आधार पे लेते हैं कि जो मरीज मेरे पास आया है, जो डॉक्टर शिवांगी ने उठाए सवाल, गरीबी, 90% हमारे मरीज आज भी एक सर्दी खांसी का इलाज कराने में उनके महीने का बजट बिगड़ जाएगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने उसी तबके में काम किया है। अगर एक डॉक्टर की फीस 500 रुपए, आजकल बहुत ज्यादा है, 1500, 2000, 2500, ये सब लेवल है, 500 रुपए फीस है, और वायरल इन्फेक्शन में भी वो एंटीबायोटिक लिखेगा, किसी कंपनी की 5 दिन की दवा लिखेगा तो 1000 रुपए में आएगा, तो 1500 रुपए। 5000, 6000, 7000, 10,000, 12,000 रुपए की तनख्वाह पे काम करने वाला जो हमारा वर्किंग क्लास है, गरीब तबका, उसके लिए 1500 रुपया एक सर्दी खांसी के खर्चा के लिए उसके मंथली इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो उसके उस महीने के बजट को बिगाड़ेगा। कई एसेंशियल जो उसके खर्चे हैं, दूध, कुछ फल या सब्जियां, वो कटौती उसको करनी पड़ेगी।
नैतिकता का ह्रास उसी अनुपात में होता गया जिस अनुपात में बाजार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की। चिकित्सा व्यवसाय तो बहुत ही अच्छा था शुरू से ही, कुछ हमारे लिए संहिता बनाई गई थी। मैंने भी हिपोक्रेटिक ओथ पढ़ने के बाद मुझे रजिस्ट्रेशन मिला। आज उसमें परिवर्तन कर चरक संहिता, सुश्रुत संहिता कुछ भी लागू कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसमें क्या बातें हैं कि अ डॉक्टर शैल नॉट रिफ्यूज टू सी अ पेशेंट। वो मैं किसी मरीज को देखने से इनकार नहीं करूंगा। किस आधार पे? कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन सी भाषा बोलता है, किस प्रदेश से आता है, उसकी आर्थिक स्थिति। अच्छा, इसका अर्थ हुआ कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो भी उसे मेरे ज्ञान का, मेरी चीज मैंने जो पढ़ाई की है, मेरा जो तजुर्बा है, उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये तो संकल्प बड़ा अच्छा था। और इसीलिए शायद जैसे अभी किशन जी ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, प्राचीन काल का एक उदाहरण दिया, तो हम लोग बचपन से जब से मेडिकल कॉलेज में गए तब से बाबा ना इन लोगों को सुनते थे, दादा इन लोगों को, कि वैद्य वृत्तिश्च दुर्वृत्तिश्च पर दुखेन दुखता। कि ये वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक का पेशा बहुत अच्छा पेशा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे के दुख से दुखी होना पड़ता है। तो ये दुखी होना एक शब्द है। और एक, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन जो ये सोशल मीडिया पे या और भी जगहों पर इट इज एट्रीब्यूटेड टू डॉक्टर BC रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में कहा जाता है कि उनको किसी, उस समय इतनी सिक्योरिटी का तामझाम नहीं था, वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी निःशुल्क चिकित्सा अपने आवास पे देते थे 9 बजे तक और शाम को 5 बजे लौटने के बाद भी। और उस समय प्रेस के लिए बड़ा आसान था सवाल पूछना, एकदम कोई ऐसा तामझाम, सिक्योरिटी नहीं थी। तो उनसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर बाबू, रोगीर पक्षे कोनटा भालो, रोगियों के लिए कौन सी पद्धति अच्छी है, होम्योपैथी ना एलोपैथी? तो उनका जवाब, दिस इज ऑफन कोटेड, कोई मुझे पूछेगा कि किस किताब में या कहाँ लिखा हुआ नहीं मालूम, बट इज कोटेड एंड इट इज एट्रीब्यूटेड टू डॉक्टर BC रॉय। उन्होंने कहा कि सुनो, होम्योपैथी एलोपैथी से कोनो किछु लागबे ना, सिंपैथी और इम्पैथी लागबे। सहानुभूति होनी चाहिए और मरीज के दुख से आप अगर एकात्मता स्थापित कर सकें। ये मरीज के स्वस्थ होने के लिए 2 आवश्यक शर्तें हैं, सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो ये जिस समय का आदर्श था और जिन आदर्शों के से प्रभावित होकर हम लोगों ने इस पेशे को चुना, वो तो कब का लुप्त हो गया। समाज का भी इसमें हमारा दोष, क्योंकि हमने अपनी जरूरतें बढ़ा ली। साइकिल पे जो हमारी पुरानी जितनी भी पिक्चर्स हिंदी में हैं, जो मूवी, उसमें वो हैट लेके साइकिल से एक छोटा सा बैग जैसा रहता था, वो खोल के इंजेक्शन लगाता था, नब्ज पकड़ के, अच्छा ये तो प्रेग्नेंट है, ये सब का चलता है फिल्म में। लेकिन वो साइकिल से आते थे डॉक्टर साहब। और मेरा, क्योंकि मेरी परवरिश कलकत्ते में हुई, लेकिन गांव जाता था छुट्टियों में, तो घोड़े पर भी डॉक्टर साहब को आते हुए मैंने देखा है। कोई घर में बीमार पड़ता था तो उनको खबर भेजी जाती थी, तब वो घोड़े पे चढ़ के आते थे, कुछ दवाइयां लेके आते थे। क्या देते थे मुझे आज भी नहीं पता, लेकिन सम्मान उनका होता था और उनकी जरूरतें कम थी। जब से ये हो गया कि और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आ गए, तो एक में MBBS बनाने में 2 करोड़ का अगर माँ बाप खर्चा कर रहा है, तो वो बच्चे को व्यापार सिखाएगा, बाजार के जो तत्व हैं उस पर हावी हो जाएंगे, तब फिर नैतिकता का सवाल क्यों, कहाँ से उठता है? उसे भी एक बड़ा घर लेना है, फ्लैट पेंट हाउस लेना है, उसे बड़ी गाड़ियों पे अपने क्लिनिक जाना है, ताकि समाज उसको ज्यादा प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे और उसके लिए भी अपने सुख साधन के सामग्रियों का करना, क्योंकि उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप सब उससे चाहते हैं कि फलाना इतना कमा रहा, तुम क्यों नहीं कमा रहे? तो ये सब घालमेल हो गया। सरकारी तंत्र का विफल होना, मेडिकल की जो शिक्षा है वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा सीट्स होते किया जाए मेरे ख्याल से, रेगुलेटेड नहीं है, तो वो खर्चीला हो जाना, और हम लोगों के जो अब जो नैतिक मूल्यों का ह्रास क्रमशः अपनी जिंदगी में होता गया, तो जाहिर है कि इस पेशे पर भी उसका प्रभाव पड़ना था। तो अगर ये समस्या है और इस तरह से हमारा चला है, तो आने वाले दिन और भयावह होंगे।
समाधान की बात विनय जी ने कुछ मॉडल्स रखे, एक यूके का, एक अमेरिका का, भारतवर्ष के संदर्भ में। तो एक दृष्टि ये डालनी होगी कि हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य कहाँ आता है, बजटरी एलोकेशन का कितना प्रतिशत, और कितना बढ़ा देने से ये जो विमर्श का ये जो नैरेटिव है कि इतनी बड़ी आबादी को हम बेसिक हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, ये गलत है। क्योंकि बजटरी एलोकेशन का 2 से 2.5%, 2 से 3% के बीच में रहता है हेल्थ पे। वो अगर 4.5 से 5-6% के बीच आ जाए तो हम दे सकते हैं, बड़ी आबादी को भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। और कहीं न कहीं जब हम इतना रेगुलेट कर रहे हैं हर चीज को, बोलने पे अंकुश, लिखने पे अंकुश, आजकल भावनाएं आहत हो जाने का युग है, हर चीज में भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो कुछ इस पर भी तो अंकुश लगा सकते हैं कि कितना प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उसकी कीमत वसूलेगा, डॉक्टर्स को पैकेज देता है करोड़ में। और इंश्योरेंस, जो मरीज आता है, जैसे किशन जी ने कहा कि वो पहला उसका होता है कि आपका इंश्योरेंस कितना, अपर लिमिट कितना है। तो एक साधारण सी बीमारी के लिए कोशिश, टीपीए होता है, थर्ड पार्टी असिस्टेंस हॉस्पिटल्स में, उसकी कोशिश रहती है कि उनका अपर लिमिट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए और उसके ऊपर उनको 5-10 हजार रुपया लगे। एक तो उनका जस्टिफिकेशन कि हाँ इंश्योरेंस ने दिया मुझे पूरा, 5 लाख का था तो 5 लाख, तो वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि मेरा इलाज क्या हुआ, 2 दिन रखे, पेट खराब था उसका, तो प्राइवेट नर्सिंग होम कहीं छोटा मोटा जैसा हम लोग चला है, उसमें 200, 400, 500 रुपए में उसका इलाज हो जाता था। तो ये डायमेंशन है उसका समाधान, एक तो बजटरी एलोकेशन, और एक जब हम लोग हर चीज में चर्चा कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, व्हाई कांट वी हैव अ हेल्थ सिक्योरिटी? दिस शुड बी वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर क्यों नहीं हम बना सकते हैं? ये बन सकता है, इसमें एक राजनीतिक संकल्प की जरूरत है, लेकिन ये प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। डिटेल्स इसका क्या होगा, इस पर कभी और चर्चा करनी होगी, क्योंकि हम लोग का काफी, हम लोग 3 वक्ता थे, उस इंट्रोडक्शन हुआ, फिर समापन भी होना है मॉडल है राइट टू हेल्थ का, हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट का, और ऐसा संभव है, ऐसा बिल्कुल संभव है। और नैतिकता का जो तीसरा था, चिकित्सा, बाजार और नैतिकता, उसका सबसे विद्रूप चेहरा हम लोगों ने कोविड महामारी के समय में देखा। और कोई भी वर्ग क्लेम ये नहीं कर सकता है कि मैंने उस आपदा में अवसर, जो प्रधानमंत्री साहब का बड़ा, वर्तमान प्रधानमंत्री जी का प्रिय फ्रेज है, मुहावरा, हर किसी ने उस आपदा में अपने लिए अवसर की तलाश की। उसमें चिकित्सक भी शामिल हैं, दवा व्यवसाय से लेकर विटामिन सी की टैबलेट्स 2019 से पहले 25 पैसे से 1 रुपए के अंदर, ब्रांड जो सबसे अच्छे ब्रांड मार्केट में थे, कोविड के समय में कोई ब्रांड 10-12 रुपए से कम का नहीं रहा। आपदा में अवसर, बेड चार्जेस हॉस्पिटल्स के कितना गुना बढ़ा दिया गया, ऑक्सीजन देंगे आपको, आईसीयू केयर देंगे, एंड द मेडिसिन्स, और जिसमें हमारी जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं वो भी गुनाहगार हैं। आप याद करें उन दुखद दिनों को कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, और उसमें सारी अनसाइंटिफिक बातें परोसी जाती थी। मेडिकल साइंस के एथिक्स में पेशेंट प्रोफाइलिंग अपराध नहीं, पाप है। आज पाप और पुण्य की बहुत चर्चा होती है। उस समय प्रतिदिन बताया जाता था कि एक खास जमात के कितने रोगी हैं। आज भारतवर्ष में कुल 300 रोगी हुए, उसमें से इतने फलाना जमात के हैं। नो सर, कोई जमात से नहीं आया था कोरोना। और दवाइयां जो उन्होंने बना के दिया फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, प्रिवेंटिव, वो 6 महीने के अंदर, आपने अभी जिक्र हुआ कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ट्रंप ने धमकी देके मंगवा लिया हम लोगों से।
कि एक टैबलेट और 6 महीने के अंदर ये हो गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई रोल नहीं, डॉक्सीसाइक्लिन, vitamin C immunity enhancer, zinc, and then the government was trying to push arsenic album 30, and then somebody came with coronil tablets. कहने का मतलब है कि हम लोग से इस पूरे समाज ने अपना सबसे विद्रूप चेहरा उस महामारी के दौरान देखा। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब लिमिटेड लॉकडाउन 3 हफ्ते के बाद की स्थिति ये थी कि यहां से 30 किलोमीटर की दूरी से एक बोलेरो गाड़ी मेरे क्लिनिक तक आने का 14,000 रुपया वसूल था। तो इट बॉइल्स डाउन टू वन सिंपल थिंग कि हम लोगों के अंदर मानवीय भावनाओं का इस तेजी से लोप होता जा रहा है, वो कोई उससे उसका अपवाद नहीं है। सिर्फ सरकार को क्यों, देश ने, समाज ने तो उस समय अपना चेहरा दिखा ही दिया। एक ऑटो रिक्शा भी वसूल रहा है कि हाँ भाई हमारे जान का खतरा है तो हम 30 रुपया भाड़ा लेते थे, वहां हम 300 लेंगे। फेयर एनफ। तो सॉल्यूशन एक है जो लीगल, जो हम लोग ये कानून बना के हम लोग राइट टू हेल्थ पर बात कर सकते हैं, हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो ये पहलू है कि हम अपना व्यक्ति और समाज के मानवीय मूल्यों को जागृत करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये राजनीति के वाले प्रशासन में है, धर्म के धार्मिक नेता हैं, हम लोग तो पाप पुण्य का फैसला बहुत जल्दी कर देते हैं। एक डुबकी लगाने से 7 जन्म का पाप दूर हो जाता है। लेकिन ये भी पाप है कि कोई किसी बीमार आदमी का इस तरह से दोहन, क्योंकि वो लाचार है और उसमें कोई अंकुश न समाज का है न सरकार का है। बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन समय की सीमा के अंतर्गत मैंने अपनी बातें रख दी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर पेशेंट हियरिंग। बहुत सारी बातें हुई, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। सिर्फ 2-3 बातें मैं कहूँगा कि जो बातें से निकल के आई। एक महत्वपूर्ण बात ये निकल के आई कि राइट टू हेल्थ सिक्योरिटी एक ह्यूमन राइट्स की तरह यदि प्रोजेक्ट किया जाए, और इसके लिए बहुत पॉलिटिकल कॉन्शसनेस रेज करने की ज़रूरत है। यदि ऐसा किया जाए तो शायद कुछ सोल्यूशन इसका निकल सकता है। दूसरी बात निकल के आई ट्रांसपेरेंसी की। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही, डॉक्टर विनय कुमार ने, कि यदि ट्रांसपेरेंट किया जाए सब कुछ को, दवाइयाँ कौन सी बन रही हैं, कितनी बन रही हैं, उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, डॉक्टर्स की फीस कितनी होनी चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर को भी रेगुलेट किया जा सकता है। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी क्रिएट किए जाने की ज़रूरत है जो नॉर्म्स को तय करे। अभी तो एक खुला खेल फर्रुखाबादी है कि आप जितना मर्जी जहाँ मर्जी पैसा ले लें, जिस तरह से ले लें। मेरे ख्याल से इसके पीछे सिर्फ ये कारण नहीं है कि बाज़ार के लिए हेल्थ केयर को छोड़ दिया गया है, बल्कि इसमें बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। दुनिया भर में कहा जा रहा है इस वक्त कि मेडिसिन लॉबी सबसे पावरफुल लॉबी हो गया है। और बहुत मेरे एक दोस्त हैं आशुतोष पाठक, वो तो लगभग 100 वीडियो बनाए हैं ये लोगों से इंटरव्यू करते हुए कि कोविड एक रैकेट का पार्ट था, ये ऑर्केस्ट्रेटेड था, और जो पैसा उसमें कमाया गया उसमें बिल गेट्स का बहुत बड़ा हाथ था, और बिल गेट्स की इकोनॉमी कितनी उसमें बड़ी है, वगैरह वगैरह। ये कॉन्स्पिरेसी थियरी भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कि पॉलिटिकल विल इसमें नहीं है, और इस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास ने ये तय कर लिया है कि बाजार और शिक्षा, इन दोनों, हेल्थ और एजुकेशन, इन दोनों को बाजार के हवाले कर दिया जाए, और तरह तरह से उसको अटैक किया जाता है। मुझे याद है एक ज़माने में जब सब लोग बता रहे थे कि हम सब लोग सरकारी अस्पताल में जाते थे और सब कुछ वहीं होता था लोगों का, लेकिन धीरे 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 लोगों ने विड्रॉ करना शुरू किया। पहले मिडिल क्लास ने विड्रॉ किया, फिर अब सब लोगों ने विड्रॉ कर लिया, और ये बहुत सिस्टमेटिकली हुआ है और किया गया है। और एक समय में जब बाज़ार को प्रश्रय दिया गया, ये माना गया कि बाज़ार बेहतर सुविधा दे सकता है, तो फिर और ज़्यादा उसको प्रोपगेट किया गया। लेकिन एक मूल्य के तहत हुआ, एक पैकेज है ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स का एक पैकेज है, जिसकी नैतिकता, जो डॉक्टर झा ने कहा कि हम लोगों की नैतिकता भी बहुत गिरी हुई है। एक्चुअली पूंजीवाद के मौलिक तत्वों में एक तत्व है कि ग्रीड इज गुड,
एंड ग्रीड जो है वो एकदम एक्सपोज हो गया इस वक्त के इसमें, कि कैसे ग्रीड पे ये टिका हुआ जो सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम बनाता है, जो पूंजीवाद और न्यूलिबरल इकोनॉमी एक पूरा इकोसिस्टम बनाता है, जिसके हम लोग एज ए पेशेंट भी पार्ट हैं और लोग एज ए डॉक्टर भी पार्ट हैं। ना तो डॉक्टर के वश में है कि उसमें कुछ कर सके, ना पेशेंट के वश में कुछ कर सके। ऐसा कुछ भी तभी हो सकता है जब एक सामूहिक एक्शन हो। कलेक्टिव एक्शन ही इन चीज़ों को ठीक कर सकता है, और कलेक्टिव एक्शन इतना मुश्किल है और शायद होता जा रहा है। इतना एटोमाइज्ड हो गए हम लोग कि अपने तक सोचते हैं और कोई कलेक्टिव एक्शन का नहीं सोच पाते हैं। शायद आने वाले समय में इसमें बदलाव होगा। मुझे लगता है कि जो सबसे पहला व्यक्ति जिसने इस चीज़ को समझा था वो गांधी थे, और गांधी के हिंद स्वराज में जब उन्होंने डॉक्टर की आलोचना की है, तो अक्सर अभी भी पढ़ाते वक्त हम लोग को बहुत स्टूडेंट सवाल करते हैं कि बिना डॉक्टर के समाज कैसा चल सकता है, ये क्या बात कह रहे हैं। तो उसमें एक थिंकर पश्चिम में हुआ करते थे, प्लेटो, वो कहते थे कि जिस समाज में डॉक्टर और वकील ज़्यादा धनी हूँ, इसका मतलब समाज बहुत बीमार है। यदि उस मापदंड में देखा जाए तो शायद हमारा बहुत बीमार समाज है, और इस वक्त जो नेक्सस काम करता है वो हमें और बार बार बीमार करता है। गांधी जिस बात की ओर जिक्र करते थे कि जो ज्ञान है उसे बाजार की चीज़ नहीं बनाई जाए, चाहे वो ज्ञान हो लॉ का, चाहे वो ज्ञान हो मेडिसिन का। एक बहुत अच्छी किताब है, नॉवेल है, 1940s में एक ऑथर थे सिंक्लेयर लिविस, डॉक्टर एरो स्मिथ। पहली बार मुझे लगता है डॉक्टर एरो स्मिथ टेक्स्ट ने ये बताया था कि जो इमर्जिंग कैपिटलिज्म है वो कैसे मेडिसिन को यूज़ करेगा और कैसे रिसर्च को यूज़ करेगा। वो अब धीरे धीरे फल फूल रहा है। जो दूसरे मॉडल्स हैं वो भी सरेंडर कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि वहाँ इंग्लैंड में उनको लाइन लगना पड़ा। ये हाल की बात है। मैंने भी थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की है इस पर कि अलग अलग सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये ब्रेग्जिट के कारण वहाँ लोग कहते हैं कि जो पॉपुलेशन एक्सपेंशन हुआ उसमें परेशानी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको त्यागा नहीं। हमने क्या किया है कि हम उसे त्यागने को तैयार हैं, और ये त्यागने के पीछे जो कारण है वो ये नहीं कि मैनेज नहीं कर सकते हैं। जैसा डॉक्टर झा ने कहा कि बिल्कुल यदि थोड़ा भी पैसा बढ़ाया जाए तो इसको मैनेज किया जा सकता है, पॉलिटिकल विल नहीं है उसमें। अभी मैं अपने एक पेशेंट को लेके गया दिखाने, डॉक्टर हेमलता टंडन है यहाँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर बनचंदा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। डॉक्टर बनचंदा एम्स के थे हार्ट स्पेशलिस्ट, जिसमें पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंज करने से हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो मैंने पूछा कि अपने पेशेंट को मैं वहाँ ले जाऊँ? तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मालूम नहीं है, जो आदमी इसको चला रहा था उसका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया? किसने मर्डर कर दिया उसका? वो तो बड़ा भला आदमी था। तो उन्होंने कहा कि मेडिसिन लॉबी ने मर्डर कर दिया। ये एक डॉक्टर कह रही हैं, यानी ये कितना पावरफुल लॉबी है, कैसे ऑपरेट करता है और किस तरीके से मंत्रालयों में घुस के ऑपरेट करता है, इसकी हम लोग अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शायद इन चीज़ों के लिए किसी आंदोलन की ज़रूरत होगी, या पब्लिक कॉन्शसनेस धीरे धीरे आएगा। सब लोग का काम लोक चेतना में इन बातों को डालने का है, और इतना ही काम शायद हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस बातचीत से कुछ आंदोलन खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये तय है कि हर बातचीत से कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। इसी उम्मीद के साथ सब लोग से मेरा आग्रह है कि एक आध अंक और इस पे करें और डीप इसमें जाने की कोशिश करें। और रमन जी, मुझे याद है कि हम लोग पूर्णिया में जो मेडिकल सिस्टम अभी इमर्ज कर रहा है वो बहुत ही गंदे तरीके से इमर्ज कर रहा है। तो उस पर हम लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं कि वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, उसको कैसे रेगुलेट करना चाहिए स्टेट को। यदि नहीं रेगुलेट किया गया तो बहुत ही खतरनाक स्थिति वहाँ उत्पन्न होगी। तो इन चीज़ों पे और एक दो बार रमन जी कुछ और लोगों को बुलाया जाए और बातचीत रखी जाए, ताकि कम से कम हम जान सकें कि क्या हो रहा है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डॉक्टर झा, डॉक्टर विनय कुमार और डॉक्टर शिवांगी, आप लोगों का इसमें शामिल होने के लिए। और
रमन जी ने ऑर्गेनाइज किया। मैं अपनी तरफ से रमन जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, और किशन जी को भी। और फिर मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए रमन जी, नहीं कुछ सवाल लेना चाहिए हम लोगों ने। जी जी, ये पहले हाँ, सवाल ही लेना चाहिए। हाँ, कुछ सवाल ले लीजिए। सॉरी वही मैं कह रहा हूँ। कुछ सवाल आप इनवाइट भी रेज करना चाहें, अगले रमन जी 10 इनवाइट मिनट कर। सवाल ले सकते हैं। हाँ, रमन जी, जो हमारे जितने भी श्रोतागण और हमारे बुद्धिजीवीगण विद्वान लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सभी से आग्रह है कि जो भी सवाल उनके मन में हो तो कृपया रखें। चैट बॉक्स में भी यदि वो डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हेलो, हाय, सपना। मतलब मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मैं थोड़ा जो रीसेंट बजट है उसके बारे में, क्योंकि हम लोग बहुत प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात किए, हमने बजट के बारे में बात किया कि कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो अभी आप रीसेंट बजट भी देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत एम्फोसिस है इंश्योरेंस के ऊपर और मेडिकल टूरिज्म के ऊपर और टर्शरी केयर के ऊपर, जबकि कोविड के एक्सपीरियंस ने हमें बहुत अच्छे से बताया है, और उसके पहले भी, कि हमारा प्राइमरी केयर को स्ट्रेंथन करने का इट्स अ बेटर आइडिया। बट आप देखेंगे अभी रिसेंट बजट में भी पूरा फोकस है टर्शरी केयर के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर और मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के ऊपर। तो वो जस्ट मुझे हाईलाइट करना था। थैंक यू। बहुत अच्छा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले रांची में एक बड़े हॉस्पिटल में एक पत्रकार मित्र की मौत हो गई, इसलिए कि वो इंश्योरेंस वाला उसकी पत्नी गलती से कार्ड वगैरह भूल गई थी, ला नहीं पाई थी, तो उनका एडमिशन ही नहीं हुआ, उनका इलाज ही शुरू नहीं हुआ। वो चिल्लाती रही कि इलाज तो शुरू कर दो। तो कम से कम इतना तो हो सकता है मानवता के नाते कि उनको एडमिट करके इलाज शुरू कर दिया जाए। वैसे तो मतलब सेकेंडरी चीज समझी जाए, जीवन से बड़ा तो कुछ नहीं है। बहुत कम एज में उनकी मौत हुई है, बच्चा भी पढ़ ही रहा है, इकलौता बेटा है, और पत्नी कहीं छोटे एक स्कूल में कार्य कर रही है। तो सभी लोग, अगर आप लोग दबाव बनाए हॉस्पिटल पर कि कम से कम एडमिशन हो जाए, इलाज शुरू हो जाए, उसके बाद कुछ, क्या ऐसा संभव है? डॉक्टर झा से मेरा भी एक सवाल है। आपने नैतिकता के मुद्दे पर कुछ अच्छी बातें की और उसको क्रम से समझाया कि किस किस तरह से डॉक्टर के आचार में गिरावट आई। तो मुझे लगता है कि आईएमए जैसी जो संस्था है, क्या वहाँ से कोई ऐसा रेगुलेशन वगैरह का प्रपोजल संभव है कि वो डॉक्टरों पर एक इस तरह का कोई दबाव या कोई प्रेरणा जैसा कुछ बनाए कि आप दवाई लेना तक तो ठीक है कि आप अपने रोगी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई इसके अलावा कोई दूसरा बेनिफिट नहीं लें और नैतिकता का कोई मापदंड देश और समाज के सामने रखें? क्या आज हम लोग यह उम्मीद कर सकते हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में काफी सक्रिय रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अन्य सभी संस्थाओं की तरह अपना रेलिवेंस खो चुका है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी गण होते हैं, उनका पहले होता था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुंच पाए, और अब वो बदल के हो गया है एनएमसी। जो 3 मूल उद्देश्य हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हुआ करते थे कि एक, कि चिकित्सक बिरादरी जो हमारी फ्रैटर्निटी है, उसके हितों की रक्षा, इस मायने में कि उस पर कोई आपदा आए तो हम लोग उसका मिलकर विरोध करें, और कोई संकट में आ जाए उसका परिवार तो उसको कुछ मदद कर सके। दूसरा था कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, और तीसरा था टू रेगुलरली इंटरैक्ट विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, स्वास्थ्य विभाग ही होगा, टू इंश्योर बेटर हेल्थ केयर डिलीवरी फॉर द मासेस। इन तीनों उद्देश्यों में मैं उस संस्था का सक्रिय सदस्य हूं, स्टेट सेक्रेटरी था, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर था।
मैंने अब उसमें अपनी सहभागिता कम कर दी है, क्योंकि ये पूर्णतः अपने तीनों उद्देश्यों में विफल रहा है। और नेशनल मेडिकल कमीशन आने के बाद से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो इस कम से कम मॉडर्न मेडिसिन, जिसको हम लोग एलोपैथी कहते हैं, उसके लिए, और जो शिक्षण और प्रशिक्षण के जो मॉडल तैयार किए जा रहे हैं उसके लिए घातक है। वो राजनीतिक दबाव में है या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से ये उम्मीद रखना व्यर्थ है। किसी संस्था के द्वारा अगर कोई एडवाइजरी जारी होती है, क्योंकि उनका तो एडवाइजरी रोल ही होगा, उसको लोग माने उस संस्था के सदस्य, उसके लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि उस संस्था के सर्वोच्च पदाधिकारी गणों की समाज में या कम से कम उस संस्था में मान्यता नैतिक स्तर पे हो। जब उसका चेयरमैन खुद एक 50 साल से कार्यरत मेडिकल कॉलेज में, जिसका अपना बड़ा भवन भी है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहां 50 विद्यार्थियों का एडमिशन को वो मंजूरी देती है, और कल एक राजनेता खोल लेता है कुछ जगह बिल्डिंग बना के, उसमें वो 200 विद्यार्थियों को, और बाजार में ये चर्चा है कि 200 करोड़ उसने दिए हैं, तो फिर इस पर कहां से उसकी कोई एडवाइजरी किसी पे कार्यरत नहीं होगी। तो ये दुखद है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक जिम्मेवारी में ये भी था अपने सदस्यों के आचरण पर भी उसको एक समय समय पर एडवाइजरी जारी कर उसको पवित्र बनाने का भी एक कर्तव्य था, जिसमें हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव फेल्ड टू डू दैट एंड लिव अप टू द रेपुटेशन। Pusya Gaurav ji, so you can ask your question. हेलो जी पूछिए। हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं भी मैं तो काफी देर बाद जुड़ा हूँ, तो बहुत सारी बातें सुन नहीं पाया, लेकिन कुछ बातें बहुत अपीलिंग थी और बहुत अच्छा लगा कि राइट टू हेल्थ की बात हो रही है और एक हेल्थ रेगुलेटरी एक्ट होना चाहिए जिसके बारे में चर्चा हो रही थी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक दो इशू को लेकर के, जैसे मान लीजिए जिस तरह से जो मेडिसिन कंपनी होती है और उस कंपनी को लेकर के जो चर्चाएं होती हैं, और उसमें डॉक्टर्स के बीच में जो रिलेशंस होता है, उसको जो पैकेज दिए जाते हैं कि मेडिसिन, इतने मेडिसिन लिखे जाते हैं, और उस मेडिसिन भी ज्यादा लिखने के बाद उन्हें फॉरेन टूर के लिए भी उन्हें प्रमोट किया जाता है या फिर कई पैकेज दिए जाते हैं। एक ये पक्ष, और दूसरा पक्ष ये कि जो डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसमें से उसके जो कमीशंस होते हैं, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट के कमीशंस हों, चाहे नॉर्मल पैथोलॉजिस्ट कमीशंस हों, तो सारे के सारे उसमें कहते हैं कि भाई आप अगर डॉक्टर के द्वारा रेफर्ड हैं तो फिर इतना पेमेंट करना पड़ेगा। और कई बार बहुत हिडन तरीके से या छुपा करके अगर बात करें, तो अगर डॉक्टर का रेफरेंस नहीं रहता है तो उसमें आप कम पैसे में भी आपका पैथोलॉजिकल टेस्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसको रोक लगाने की चर्चा होनी चाहिए और इसको लेकर के भी बातें आनी चाहिए। इसके बारे में क्या विचार है, मैं बहुत पढ़ा नहीं हूँ, बहुत जानता नहीं हूँ, तो शायद इस पर कोई चर्चा हो पाएगा, थोड़ा आगे बढ़ा पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। एक और बात, अब मेडिकल की जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई इतनी लंबी होती है, इस पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि नैतिकता को लेकर के जब चर्चा हो रही है, तो नैतिकता के रूप में जो चर्चा है कि एक डॉक्टर को बनने में करीब करीब 10 साल लग जाते हैं और एक इंजीनियर को बनने में 4 साल लगते हैं। तो जो डॉक्टर बनने का जो कमिटमेंट है और जो डॉक्टर बनने का जो एंजॉयमेंट है, एक स्टूडेंट को 10 साल डिवोट करने के बाद, और एक इंजीनियर 4 साल के बाद आईआईटी करके निकलता है, तो उसे जो पैकेज मिलते हैं, और जो एक डॉक्टर है 10 साल में सारे स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज का काम करके बाहर निकलते हैं, तो उसमें काफी लंबा वक्त लग जाता है। एक बार मेडिकल एसोसिएशन को ये भी सोचना चाहिए कि जब तक आप स्टूडेंट्स को, डॉक्टर को, आपको 10th के बाद 11th से ही आप स्टार्ट ले लें, जिसके बाद ये बेटर हो पाएगा कि वो कम से कम 6 साल में इंजीनियर जब तक बनते हैं, तब तक वो भी अपने लाइफ का करियर स्टार्ट कर पाए। एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि इसका कोर्स जो है वो
किसी न किसी रूप में कम किया जाए, ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए बहुत इंस्पायर हो पाए, और उन्हें ये नहीं लगेगा कि मेरे 10 साल बर्बाद हो जाएंगे, 4 साल बर्बाद हो जाएंगे और डॉक्टर बनेंगे फिर मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस पर भी डॉक्टर साहब अगर कोई विचार होता तो मुझे भी अच्छा लगता सुनने में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर पूर्णेंदु शेखर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं। नमस्कार। जी Pushya want to say something? Yeah, I Pushya, yeah. wanted to. Yeah, so thank you so much. It was such an interesting conversation. I would love to respond in Hindi. I can in Kannada, Tamil, Malayalam, 3 South Indian Don't worry, languages. don't worry. I don't know Hindi. So No. I hope you could follow Hindi what we spoke. yes, sir. Yes, I That's think that's I enough. followed a lot, That's yeah. good enough. So I just wanted to like add my 2 views from Ayurveda, which is my background, and I thought this is such an interesting conversation for that. So a couple of things stuck with me. One is just to pick up from the last point, I think, which Dr. Thakur was mentioning about how both education and healthcare have sort of been subsumed under the politics of the market. So I was thinking that actually in Ayurveda, there is quite an interesting dichotomy that one sees. Because on the one hand, the whole institution of Ayurvedic colleges sort of follows the biomedical model and is sort of inspired very much by allopathic ideals, allopathic idioms of care, allopathic idioms of education, into which Ayurvedic nuggets that can be commodified have sort of been inserted. And but at the same time, in Ayurveda is also needing in popular imagination to be the counter to things which are failing with the allopathic model of care. So, for instance, it's easy to say that Ayurveda doesn't have side effects, or that Ayurveda is completely patient-centered, is listening. So, in some ways, Ayurveda's image in popular discourse is sort of created as an antithesis or an anti-modern counter to allopathy. So while this is quite the case, I think with the case of Ayurveda, I think many of the issues that were discussed today sort of apply as well to Ayurveda, whether it comes to corruption in practice, whether it comes to marketing strategies, whether it comes to even this whole discussion on greed and so many things. So I think especially in a science that has at least nuggets or areas which speak about transcending greed or transcending the self-centered needs of a physician to focus on maybe just care and focus on the desire to cure suffering. I think Ayurveda straddles a very interesting space today, wherein it represents both empathy at the same time that it also is deeply commodified and biomedicalized in its actual reality today. So I just wanted to sort of add this. And also somebody was mentioning that shloka, which is Vaidyarajo Namastubhyam, Yamaraja Sahodaraha, Yamastu Harati Prana, Vaidya Pranam Dhananuti. So that's the word. Yes. Thank you. Thanks a lot. Nice. Thank you. Now we Nice. have even Dr. Shivangi, she has raised her hand. Yeah, please, Shivangi. बस 2-3 चीजों को मैं रिस्पॉन्ड / क्वेश्चन जो भी आप बोलना चाहें करना चाहूंगी। एक तो IMA वाली जो बात आई थी उस पर मैं बस ये रखना चाहूंगी सामने कि राइट टू हेल्थ की जब बात हुई थी राजस्थान में, IMA जो लोकल बॉडी थी वहां पर दे वर वन ऑफ द बॉडीज रेजिस्टिंग इट। उन्होंने ये नहीं बोला कि इसको बेटर करिए, उन्होंने बोला कि इसको रोकिए। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि IMA को हमने सबने रेस्पेक्ट किया है। एटलीस्ट व्हाइल आई स्टार्टेड आउट वी हैड अ वेरी बहुत अच्छा एक आइडिया था उसको लेकर के, और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स रहे हैं उसमें। लेकिन आज के टाइम में एज अ बॉडी, जैसे सर ने कहा, बिल्कुल वो रिप्रेजेंट नहीं करी, और वो एज मतलब जैसा वो बना है वो है भी नहीं ऐसा कि लोगों को रिप्रेजेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें शायद उस पर वो उम्मीद नहीं डालनी चाहिए। हाँ, वो डॉक्टर्स को बेटर बनाए, एक दूसरे को अकाउंटेबल होल्ड करे, वो हम उम्मीद कर सकते हैं IMA से। लेकिन
वो बिल्कुल ही एक एडवोकेट बन जाएगा लोगों के बेहतर हेल्थ के लिए, ये अचानक से तो मुझे नहीं होता दिख रहा है, और मुझे लग रहा है झा सर के एक्सप्रेशन से शायद वो भी अग्री कर रहे हैं। ये पहला। दूसरा, जो अभी अभी बात बोली गई आयुर्वेद को लेकर के, आयुर्वेद इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ द सेम मार्केट। जो एक होलिस्टिक केयर, नॉट जस्ट आयुर्वेद हम यहाँ पर रखना चाहेंगे। आपको वही अच्छा खाना मिल जाए इसके लिए नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन उसी चीज को एक कैप्सूल में डाल करके आपको होलिस्टिक एक चीज बनाकर दी जा रही है। आपको वही चीज मैं बोल दूं कि आप जो है सो गार्गल कर ले नमक पानी से, वो नहीं कोई मानेगा, लेकिन उसको एक पैकेज करके एक जड़ी बूटी का मैं आपको पैकेज बना के दे दूं तो वो एक मार्केट चल रहा है। एंड उसमें बहुत ज्यादा मिसलीड भी किया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स नहीं है, ऐसा ये सब बोल करके वो भी एक मार्केटिंग का तरीका है, और वो होलिस्टिक वेलबींग भी एक मार्केट का ही टूल बन गया है आज के टाइम में, जो कि बिल्कुल ही काउंटर इंट्यूटिव है एक तरीके से। लास्ट थिंग, जो रेगुलेशन वाली बात हुई थी डॉक्टर विनय ने जब ये किया था, मैं बस उसमें ऐड करना चाहूंगी एक पॉइंट कि इंश्योरेंस का जो अभी जस्ट अ फ्यू फैक्ट्स की एनएचए के साइट पर अगर आप देखेंगे, काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहा है आयुष्मान भारत में। और ये फ्रॉड का हालांकि अभी वहां तक नहीं पहुंचे आयुष्मान भारत में, मैं दूसरा एग्जांपल दूंगी सीजीएचएस का। कई हॉस्पिटल सीजीएचएस में से पुल आउट कर रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि वो ड्यूज पेड नहीं है, और एक तरफ फ्रॉड हो रहा है, और शायद कोई और हॉस्पिटल होगा जो कि जेन्युइनली चाह रहा है कि हम इस इंश्योरेंस को यूज करके अपने पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करें, वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सरकार जो है उसको मॉनिटर नहीं कर पा रही है उस तरीके से कि जहां जरूरत के बिना भी पैसे खर्च हो रहे हैं, और जहां पर जरूरत है वहां पर सफिशिएंट नहीं आ पा रहा है। तो ये भी एक कंसिडरेशन है जब हम इंश्योरेंस को एक आंसर के रूप में ले रहे हैं। और लास्ट पॉइंट, जो यूके वाली बात आई कि वेटिंग वाला जो उन्होंने एग्जांपल दिया, बिल्कुल सही बात है, एंड वो वर्सन हुआ है यूके में भी विथ टाइम। जो दे हैव आल्सो ट्राइड प्राइवेटाइजिंग, थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं हुआ है जितना इंडिया में हुआ है। बट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि इंडिया में भी जो जनरल पॉपुलेशन है उसको काफी वेटिंग टाइम है। लोग प्राइवेट का एग्जाम्पल दे करके बोल देते हैं कि भैया यहाँ पर तो तुमको तुरंत मिल जाएगा स्पेशलिस्ट। किसको मिल रहा है तुरंत स्पेशलिस्ट? सभी को नहीं मिल रहा है। शायद इस रूम में, मतलब इस ऑनलाइन रूम में जितने लोग जुड़े हैं वो काफी प्रिविलेज से आ रहे हैं मोटा मोटी। जो प्रिविलेज जनता नहीं है वो उससे भी ज्यादा इंतजार कर रही है। एम्स का आप लाइन देखेंगे, आपको महीनों इंतजार करना पड़ रहा है आज के टाइम में भी। तो मैं बस ये ऐड करना चाह रही थी। थैंक यू। डॉक्टर विनय कुमार जाना चाहते हैं? डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर साहब। कुछ कहना चाहते हो तो ऐसा चलेगा। नहीं है डॉक्टर साहब। इसको आज की मीटिंग को इसके औपचारिक समाप्ति की घोषणा से पहले डॉक्टर शिवांगी ने कुछ एक दो बातें मैं भूल गया उस समय। एक एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स की बात शिवांगी ने की थी। ये शॉर्टेज आज भी, पिछले साल तो बहुत बुरी स्थिति थी, अभी भी वो वैसा ही चल रहा है। ये बताना था। करना क्या है, क्यों हो रहा है, समझ के भी कुछ कर नहीं सकते। आई एम प्रेटी श्योर कि आज मार्केट में उपलब्ध नहीं है जो, और एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स का मार्केट बहुत फायदेमंद नहीं था क्योंकि बाय एंड लार्ज उसके प्राइस रेगुलेटेड थे। तो दवाइयां तो आएंगी ही, दवाइयों को बंद नहीं करेंगे, लेकिन जब आएंगी तो बहुत महंगी होंगी। और जब हम लोग और इतने एस्पेक्ट पे, आयाम पे चर्चा कर रहे थे, तो एक एस्पेक्ट जो मैंने नोट किया था लेकिन भूल गया कहना, कि ये जो फार्मा इंडस्ट्री है, वो जो एक्स फैक्ट्री प्राइस, वो किसी भी चीज का होता है, कोई भी जो हम लोग यूज करते हैं, कपड़े हो, पेन हो, कुछ भी हो, जो वो ₹1 की लागत वाली चीज पेशेंट, जो एंड यूजर कंज्यूमर है, उस तक पहुंचते पहुंचते ₹30 की हो जाती। तो ये बड़ा भयावह। इस पे कई एक्शन ग्रुप्स थे, ड्रग एक्शन ग्रुप, और काफी एक्टिव रहे, लेकिन उन आवाजों को बंद कर दिया गया है। कुछ प्रलोभन के द्वारा चुप करा दिया गया, कुछ भया दोहन करके चुप करा दिया गया, कुछ को कहा गया कि सब आवाज उठाना
आपके सेहत के लिए इस तरह की आवाजों का उठाना अच्छा नहीं है। इशारा काफी होता है, लेकिन ये बड़ा अनफेयर है। और एक बात जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं हो, कि ये कीमतें जो मैंने पिछले 2 दशक से करीब इस पर करीब से नजर रखना शुरू किया, पहले कम होता था, इधर ज्यादा हो गया, कि प्रत्येक चुनाव चाहे वो स्टेट का हो या केंद्र का हो, उससे पहले अचानक हम लोगों के इसमें जो भी ग्रुप डॉक्टर्स के बने हुए हैं और जो IMA का प्लेटफॉर्म है या कुछ है, एक लिस्ट आता है 595 ड्रग्स डिक्लेयर्ड टू बी इर्रेशनल, जो हम लोग का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI होता है। और चुनाव समाप्ति के फौरन बाद वो दवाइयां कभी बाजार में बिकनी नहीं बंद होती हैं, बननी नहीं बंद होती हैं, लेकिन वो चला जाता है। इशारा है कि अगर इतना 500, उसमें क्या है, ये एसिक्लोफेनाक के साथ पैरासीटामोल सेरेसोपेप्टिडेज आपको नहीं डालना चाहिए। कई बार ये एडवाइजरी आई, कभी फॉलो नहीं हुआ, चुनाव के बाद इस पर लोग चुप हो जाते हैं। हर चुनावों के बाद हर तरह की दवाइयों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हम लोगों के पास कुछ फिगर्स हैं, लेकिन वो कोट करना जो है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री उसका एविडेंस बहुत मुश्किल है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कुछ बड़े नामी गिरामी दवा कंपनियों के नाम आए, लेकिन उसमें जो 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए, क्या बात। हम लोग के पास जो जानकारी है, पिछले लोकसभा चुनाव में करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए का चंदा फार्मा इंडस्ट्री ने दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को। और उसके बाद जून के बाद हर दवा की कीमत में, प्राण रक्षक दवाइयां भी हैं, उनकी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ये कोइंसिडेंटल एंड इंसिडेंटल नहीं हो सकता। Cannot be proved. Maybe it cannot be proved in a court of law, but I'm pretty sure that it is not coincidental. बहुत जबरदस्त वृद्धि हुई है। गरीब मरीज लिटरली कराह रहा है इसके बोझ के, दवाइयों को खरीद नहीं पाने की स्थिति में। तो सबकी मिली भगत है, तो कौन इसकी बात करता है। और अभी बजट की बात किसी ने की थी, बहुत अच्छा, उसमें एक पॉइंट मैं कर देना चाहता हूं कि व्हाट आर द हेडलाइंस, ये हेडलाइंस, सॉरी हेडलाइन, व्हाट आर द हेडलाइंस। 12 लाख की तक की आमदनी जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वेरी फाइन। किसी ने ये बताने की जहमत नहीं की कि हाउ मेनी पीपल अर्न 1 लाख रुपए पर मंथ। इसको मैं ले जाता हूं अपने मेडिकल के फील्ड में। 32 प्राण रक्षक दवाइयों की कीमतों में उसमें कस्टम ड्यूटी हटा गया। वो कौन सी दवाइयां हैं, फाइन प्रिंट देखिए। रेयर डिसीजेस में रेयर दवाइयां जो यूज होती हैं, जिनकी कीमत 2.5 लाख से 32 लाख रुपए तक की है, सर छोड़ दीजिए इस पर कस्टम। और कस्टम ड्यूटी आपने हटा लिया तो उसका फायदा किसको। आप पैरासीटामोल को सस्ता कीजिए ना, एम्पिसिलिन को सस्ता कीजिए ना, नॉर्फ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल को सस्ता कीजिए ना। 32 लाख वाले पे कस्टम ड्यूटी हटा के कितनी कृपा मत कीजिए प्रभु हम लोगों पे, अब बोझ से दब रहे, अब दम घुट रहा है। कृपानुभूति इतनी ज्यादा हो गई कि अब दम घुट रहा है। और फिर आप एक्स को कहते हैं कि भाई वीडियो हटा लो, कोई मरा ही नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं जो हेल्थ, सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। राजनीति शास्त्र में मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, अब तो एवरीथिंग हैज बिकम पॉलिटिकल। रमन जी ज्यादा क्या समय ले लिया मैंने, लेकिन ये कुछ बातें जो मैंने नोट की छूट गई। अब समाप्ति की घोषणा की जाए। जी सर, धन्यवाद से समाप्त करें। श्री और सब लोग की तरफ से अपने सभी पैनल मेंबरान का ढेर सारी शुक्रिया। उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने विचारों को रखा और पूरे ही संगोष्ठी और परिचर्चा को बहुत ही रुचिकर और सार्थक बनाया। हमारे जितने भी बुद्धिजन, विद्वान मेंबर्स और कई अन्य अतिथिगण जो जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी क्वेश्चन आंसर सेशन में इंटरवीन करके पूरी परिचर्चा को और भी समृद्ध बनाया। जितने भी श्रोतागण थे, पेशेंटली उन्होंने इतने लंबे समय तक, लगभग 2 घंटे की परिचर्चा को सुना, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभापति जी के कमेंट्स और एड्रेस ने भी पूरी संगोष्ठी को एनरिच किया। श्री और सब लोग के तमाम सम्मानित सदस्य, अध्यक्ष
सेक्रेटरी और सब लोग के पूरी संपादक मंडली, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कलेक्टिवली मिलकर इस तरह के प्रोग्राम को रेगुलरली ऑर्गेनाइज किया है और सक्सेसफुल बनाया है।